अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की अगली कहानी नाग की कब्र दूसरा हिस्सा। सफर करते करते केटी ने कहा, देख लो वो खलाई बला अभी तक नमूदार नहीं हुई, अब वो कभी नहीं आएगी। वो जरूर खला की तरफ निकल गई है। त्यूसोंग ने कहा, वो खला की तरफ नहीं जा सकती केटी, खला में वो सिर्फ खलाई जहाज के अंदर रहकर ही सफर कर सकती है। बाहर खुली फिजा में वो खला में पहुंचते ही फट जाएगी। केटी कहने लगी, बहरहाल खुदा का शुक्र है कि अभी तो उससे निजात मिल चुकी है, आगे जो होगा देखा जाएगा। अब तो हमारे पास खलाई गन भी है। हैरानी की बात है कि तुम्हें पहले इसका ख्याल नहीं आया। ये गन तो उस वक्त भी तुम्हारी जेब में थी जब खलाई बला ने पहाड़ियों में हमारा पीछा किया था। त्यूसोंग बोला, ख्याल ही नहीं आया। असल में खलाई बला इस कदर अचानक नमूदार हुई थी कि मैं कुछ सोच ही ना सका। इस तरह बातें करते वो सारी रात सफर करते रहे। सुबह हो गई। सहरा में आहिस्ता आहिस्ता रोशनी होने लगी। बादल छट गए थे। थोड़ी देर में धूप चमकने लगी और सारा सहरा रोशन हो गया। गर्मी बढ़ने लगी थी, मगर केटी और त्यूसोंग को ना तो गर्मी लगती थी और ना उन्हें थकन ही होती थी। अलबत्ता उनके घोड़े जरूर थक गए थे और उन्हें भूख भी लगी थी, लेकिन वहां दूर दूर तक पानी और घास का निशान तक न था। वो 3-4 कोस ही गए होंगे कि उन्हें एक जगह दरख्तों का झुंड नजर आया। ये कोई नकली स्थान था जहाँ एक ठंडे पानी का चश्मा बह रहा था और वहाँ हरी भरी झाड़ियां भी थीं। उन्होंने वहाँ घोड़ों को चरने और पानी पीने के लिए खुला छोड़ दिया। अभी उन्हें वहाँ बैठे थोड़ी देर ही हुई थी कि फिजा में सीटी की आवाजें गूंजने लगीं। त्यूसोंग ने चौंक कर आसमान की तरफ देखा और केटी से कहा, केटी ये खलाई चमगादड़ की आवाज है, दरख्तों के नीचे छुप जाओ। अभी वो ये कह ही रहा था कि एकदम से खलाई चमगादड़ अपने बड़े बड़े परों को फैलाए उनके सरों के ऊपर आ गया। त्यूसोंग को और कुछ न सूझा। उसने खलाई गन से उस पर फायर कर दिया। एक धमाके के साथ खलाई चमगादड़ के जिस्म में आग लग गई। उसके हलक से एक तेज और भयानक चीख बुलंद हुई और वह त्यूसोंग के ऊपर आन गिरा। त्यूसोंग अपनी जगह से उछला। केटी की चीख निकल गई। खलाई गन उसके हाथ से उछलकर दूर जा गिरी। केटी त्यूसोंग को बचाने दौड़ी, मगर वहां आग के शोले ही शोले थे। खलाई चमगादड़ का जिस्म धड़ाधड़ आग में जल रहा था। केटी ने चीख चीख कर त्यूसोंग को पुकारा। आग केटी को जला सकती थी। वो करीब नहीं जा रही थी, लेकिन उसे मालूम था कि आग से त्यूसोंग मर नहीं सकता। फिर भी उसने आग पर रेत डालनी शुरू कर दी। खलाई चमगादड़ जलकर राख हो गया था। आग बुझ गई थी, मगर त्यूसोंग वहां नहीं था। केटी परेशान हो गई। उसने दरख्त की शाख से राख के ढेर को हिलाया तो उसमें से त्यूसोंग की बारीक सी आवाज आई। केटी का दिल खौफ से उछलकर धड़क उठा। त्यूसोंग वहां नहीं था, मगर ये उसकी आवाज कहां से आ रही थी? केटी ने राख को कुरीदते हुए त्यूसोंग को आवाज दी तो उसकी वही बारीक सी आवाज आई, केटी मैं राख के अंदर ही हूँ, मुझे बाहर निकालो। केटी ने राख को मजीद कुरीदा तो ये देखकर खौफ से कांप उठी कि उसमें से त्यूसोंग फिड़फिड़ाता हुआ बाहर आ गया। त्यूसोंग छोटा सा चिड़िया के बच्चे जैसा चमगादड़ बन चुका था। उसका सारा जिस्म चमगादड़ का था, मगर चेहरा त्यूसोंग का था। केटी ने गम से निढाल होकर कहा, त्यूसोंग भाई, ये तुम्हें क्या हो गया है? त्यूसोंग ने चमगादड़ जैसी बारीक आवाज में कहा, केटी, खलाई चमगादड़ ने मरने के साथ मुझे इस शक्ल में तब्दील कर दिया है। केटी ने कहा, मैं तुम्हें असली शक्ल में कैसे लाऊं त्यूसोंग? त्यूसोंग ने कहा, केटी, अगर तुम घबराओगी तो कुछ नहीं होगा, हौसले से काम लो। मेरे अंदर खलाई चमगादड़ ने मौत के साथ ही केमिकल तब्दीलियां पैदा कर दी हैं। ये उसी का नतीजा है कि मेरा चेहरा तो अपना ही रहा है, मगर बाकी का जिस्म चमगादड़ का बन गया है। केटी ने कहा, क्या तुम उंगली अपने जिस्म पर लगाकर अपने आप को ठीक नहीं कर सकते? नहीं केटी, त्यूसोंग ने कहा, मैं अगर ऐसा कर सकता तो कब का कर चुका होता। मेरी उंगली की तासीर भी खत्म हो चुकी है। केटी ने कहा, तो फिर मुझे अब क्या करना चाहिए? मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। त्यूसोंग अपनी बारीक आवाज में बोला, अभी तक मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं कैसे पहली वाली हालत में आ सकता हूँ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। ना मैं चाहता हूँ कि तुम हिम्मत हारो। जब इंसान मुसीबत को सामने देखकर हिम्मत हार देता है तो वो कुछ नहीं कर सकता। तुम मुझे अपने साथ रखो और मुल्क अफ्रीका में दाखिल हो जाओ। खुदा का शुक्र है कि खलाई चमगादड़ हमेशा के लिए मर गया है। उसने मुझे जाते जाते जरूर नुकसान पहुंचा दिया है, लेकिन अब वो किसी दूसरे इंसान को कुछ नहीं कह सकेगा। दूसरे इंसान उसकी तबाही से बच गए हैं। केटी कहने लगी, काश हम उस खलाई जहाज में ना जाते। त्यूसोंग ने बारीक आवाज में कहा, नहीं केटी, दुनिया को इन खलाई कजाकों से निजात दिलाने के लिए खलाई जहाज में हमारा जाना बहुत जरूरी था। हमने जो कुछ किया ठीक किया, अब भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी मुश्किल का भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। तुम खुदा का नाम लेकर अफ्रीका के इलाके में दाखिल हो जाओ। मुझे उम्मीद है कि अंबर नाग मारिया से यहाँ जरूर मुलाकात हो जाएगी। केटी ने पूछा, क्या तुम मेरी खुशबू महसूस कर रही हो? त्यूसोंग बोला, नहीं, मुझे तुम्हारी क्या बल्कि कोई खुशबू भी महसूस नहीं हो रही। हाँ, मैं जमीन के अंदर काफी दूर तक देख सकता हूँ। मसलन जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ, वहाँ मैं जमीन के अंदर सैकड़ों बल्कि हजारों मील नीचे आग ही आग और भड़कते हुए लावे को देख रहा हूँ।
कि उस भयानक आग में बड़ी बड़ी चट्टानें पानी की तरह पिघल रही हैं। केटी ये सुनकर हैरान रह गई। कहने लगी, थ्यूसोंग, तुमने अजीब बात कही है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि आज तक किसी जिंदा इंसान की आंख जमीन के हजारों मील नीचे नहीं देख सकती थी। थ्यूसोंग बोला, यही मैं भी देखकर हैरान हो रहा हूँ। इस जगह मुझे जमीन के अंदर आग ही आग नजर आ रही है। हो सकता है किसी जगह जमीन के नीचे दरिया और समुद्र ठाठे मारता दिखाई दे। केटी ने थ्यूसोंग को उठाकर अपनी मुट्ठी में ले लिया और बोली, तुम्हें इस हालत में मुझे देखकर रोना आ रहा है थ्यूसोंग? थ्यूसोंग ने बारीक आवाज में कहा, केटी अकल से काम लो। हम जिस तवील सफर पर निकले हुए हैं उसमें इस किस्म के हादसात पैदा होते ही रहते हैं। तुम इन बातों को भूल जाओ और अफ्रीका के इलाके में दाखिल हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। केटी ने थ्यूसोंग को अपनी कमीज की जेब में बड़ी एहतियात से रख लिया। एक घोड़े को वहीं रहने दिया, दूसरे घोड़े पर बैठी और दूर नजर आते अफ्रीका के जंगल की तरफ रवाना हो गई। अंबरनाग मारिया बहुत दिन पहले इसी रास्ते से केटी और थ्यूसोंग की तलाश में मुल्क अफ्रीका में दाखिल हुए थे। उस जमाने में अफ्रीका के इतने मुल्क नहीं बने थे। अफ्रीका आज से हजारों बरस पहले 3 हिस्सों में बटा हुआ था। एक शुमाली हिस्सा, एक दरमियानी हिस्सा, एक जनूबी हिस्सा। शुमाली हिस्से में काफी इलाका सहराई था और यहाँ सिर्फ एक ही मुल्क था जिसका नाम एथोपिया था। दरमियानी हिस्सा जंगलों और दलदलों से भरा हुआ था, जबकि जनूबी हिस्से में कहीं सहरा और कहीं जंगल और खुश्क चट्टानों के सिलसिले फैले हुए थे। उस हिस्से में सोने और तांबे और हीरे जवाहरात की कानें भी थीं। जनूबी हिस्से में नवाशकर नाम का एक बहुत बड़ा जजीरा साहिल के करीब ही आबाद था। अंबरनाग और मारिया अफ्रीका में दाखिल होने के बाद सफर करते हुए सबसे पहले शहर एथोपिया में आ गए। इस शहर में बर्बर और मूर नस्ल के लोग आबाद थे। उन पर एक स्याह फाम हबशी नस्ल का बादशाह हुकूमत करता था, जिसका शहर के वस्त में किले के अंदर शानदार महल था। उस किले में सिवाय बादशाह के उमरा, दरबारियों और फौज के और कोई दाखिल नहीं हो सकता था। लोगों में मशहूर था कि उस बादशाह का जंगल की पहाड़ियों में एक ऐसा किला भी है जिस पर उस बादशाह के हुक्म से भूत पहरा देते हैं और कभी कभी उस किले के अंदर से किसी के रोने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। इस किस्म की बहुत ही होशरुबा कहानियां अंबरनाग मारिया ने शहर की सराय में रहकर सुनी तो मारिया बोली, क्यों ना उस पुरस्कार किले की सैर की जाए। हो सकता है वहां से केटी और थ्यूसोंग का कोई सुराग मिल जाए। अंबर कहने लगा, मेरा ख्याल है अभी हमें इस शहर में रहकर उन्हें तलाश करना चाहिए। अगर यहाँ उनका कोई खोज ना लगा तो फिर उस पुरस्कार किले में भी जाकर देख लेंगे। नाग ने कहा, मगर लोग तो कहते हैं कि वहाँ भूत पहरा देते हैं। अंबर बोला, अरे यार, हमसे ज्यादा खौफनाक भूत और कौन होगा। रात सराय में आराम करने के बाद अंबरनाग मारिया दिन निकलने पर शहर की सड़कों पर निकल आए। उन्हें इस शहर में से केटी और थ्यूसोंग की खुशबू अभी तक नहीं आई थी, लेकिन वो इसलिए भी उनके खोज में लगे हुए थे कि कभी कभी किसी तिलिस्म की वजह से भी जिस्म से खुशबू की लहरें निकलना बंद हो जाती हैं। अंबर और नाग सौदागरों के लिबास में थे और मारिया गायब थी। वो गैबी हालत में ही उनके साथ चल रही थी। शहर की सड़कों पर बड़ी रौनक थी। देश देश और मुल्क मुल्क के ताजिर वहां अपना माल फरोख्त करते नजर आ रहे थे। दुकानें सामान से भरी हुई थीं। हबशी औरतें खरीदो फरोख्त कर रही थीं। अंबर ने एक सपेरे को देखा कि गले में सांप डाले लोगों को तमाशा दिखा रहा है। उसने नाग से कहा, देखो नाग, इसके पास सुरख रंग का सांप है। नाग ने देखा सपेरे की गर्दन में सुरख रंग का सांप था। सुरख रंग का सांप आमतौर पर समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है और बहुत कम ऊपर जमीन पर आता है। नाग ने कहा, ये सपेरा सुरख सांप कहाँ से ले आया है अंबर? सुरख सांप तो गहरे समुद्र की तह में होता है। अंबर ने कहा, हो सकता है इसने समुद्र के नीचे जाकर सांप को पकड़ा हो। मारिया ने हंसकर कहा, जितनी गहराई में सुरख सांप होता है वहां तक कोई इंसान नहीं जा सकता। बेशक नाग से पूछ लो। अंबर ने नाग से पूछा, क्या मारिया ठीक कहती है नाग? नाग बोला, हाँ, वो ठीक ही तो कह रही है, क्योंकि जिस गहराई में ये सुरख सांप रहता है वहाँ पानी का दबाव इतना शदीद होता है कि लोहे का डला भी अगर वहाँ रस्सी की मदद से उतारा जाए तो वो पिचक कर रह जाए। अंबर ने ताजुब से कहा, तो फिर ये सपेरा सुरख सांप कहाँ से ले आया? मारिया बोली, हो सकता है ये सांप खुद ही सतह समुद्र पर आ गया हो और सपेरे ने इसे पकड़ लिया हो। अंबर बोला, भाई अब तो इस सपेरे से मालूम करना ही पड़ेगा कि इसने ये सांप कहाँ से पकड़ा है। आओ इससे पूछते हैं। सपेरा गले में सुरख सांप डाले दूसरे सांपों का तमाशा दिखा रहा था। लोग उसके इर्द गिर्द खड़े थे। जो ही नाग वहां पहुंचा सारे सांप होशियार हो गए। उन्होंने नाग देवता की खुशबू सूंघ ली थी। नाग को मालूम था कि अभी सारे के सारे सांप उसके सामने आकर सजदे में गिर पड़ेंगे और उसका राज खुल जाएगा, जबकि नाग नहीं चाहता था कि वहां किसी पर यह जाहिर हो कि वो नाग देवता है। उसने वहीं खड़े खड़े एक तरफ होकर सांप की बारीक सीटी जैसी आवाज में सांपों को मुखातिब करके कहा, मैं नाग देवता तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम जहाँ पर भी हो वहीं पर रहो और हरगिज हरगिज मेरे सामने आकर सजदा ना करो। मैं यहाँ किसी को नहीं बताना चाहता कि मैं नाग देवता हूँ। सांपों ने एक ही आवाज में कहा, जो हुक्म अजीम नाग देवता। अब नाग ने सपेरे को मुखातिब करते हुए कहा, भाई ये सुरख सांप तुमने कहाँ से पकड़ा है? सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। अंबर ने आहिस्ता से नाग से कहा, गुस्सा मत खाना नाग, एक बार
फिर इससे मालूम करो। नाग ने सपेरे से पूछा, भाई मैंने आज तक सुरख सांप नहीं देखा, इसलिए तुमसे पूछ बैठा था, तुम तो मजाक ही करने लगे हो। सपेरा एक तजर्बाकार ढेड़ उम्र का मगर मजबूत जिस्म का आदमी था। उसने कहा, मियाँ तुम्हें क्या पता कि सुरख सांप कहाँ होता है और कैसे पकड़ा जाता है। अभी मेरे धंधे का वक्त है, मेरी रोजी में लात ना मारो। और वो लोगों को तमाशा दिखाने लगा। मारी उनके करीब ही थी। उसने अंबर से कहा, ये तमाशा दिखा ले फिर पूछेंगे। नाग ने कहा, जरूर पूछना है, मैं खुद सांप से पूछ लेता हूँ। मारी बोली, वो तो तुम पूछ सकते हो, मगर मैं चाहती हूँ कि सपेरे से पूछो, देखें ये क्या कहता है, जरा मजा ही रहेगा। नाग मुस्कुरा दिया, तुम भी बाजुकात बिल्कुल बच्चा बन जाती हो मारिया। मारिया की हंसी की आवाज आई। अंबर ने आहिस्ता से कहा, भाई मारिया हमारे लिए बच्ची जैसी ही तो है, अगर वो चाहती है तो भला हम उसकी छोटी सी बात भी पूरी नहीं कर सकते। नाग ने कहा, मैंने कब इनकार किया है, मगर ये सुपेरा तो बड़ा बददिमाग आदमी है। थोड़ी देर बाद सुपेरे ने तमाशा खत्म कर दिया। लोगों ने उसे पैसे दिए और अपनी अपनी राह ली। सुपेरे ने भी सांपों को पटारी में बंद किया, पटारी को झोले में डाला, झोले को कांधे पर लटकाया और बीन हाथ में लेकर एक तरफ चल दिया। नाग, अंबर और मारिया उसके पीछे पीछे थे। जब सुपेरा एक बाग के करीब पहुंचा तो नाग ने पीछे से आवाज देकर उसे रोका और कहा, भाई माफ करना, असल में मेरी अपने दोस्त के साथ शर्त लग गई है। ये कहता है कि ये सुरख सांप समुद्र में रहता है, मैं कहता हूँ कि नहीं, ये खुश्की का सांप है और सुरख चट्टानों वाले मुल्क में रहता है। अब तुम खुद ही बताकर फैसला करो कि ये सांप कहाँ रहता है और तुमने इसे कहाँ से पकड़ा था। सुपेरे ने अपना सर थाम लिया। वो वहीं बैठ गया और बोला, बरखुरदार, लगता है तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे, बैठ जाओ। अंबर और नाग वहीं सपेरे के पास बैठ गई। मारिया पास ही खड़ी थी। सुपेरे ने कहा, तुमने शर्त का कहा है तो मैं तुम्हें बताने पर मजबूर हो गया हूँ। मेरे अजीज, ये सुरख सांप जो मेरी पटारी में बंद है, यह असल में समुद्र का ही सांप है। अंबर ने जल्दी से कहा, देखा मैं ना कहता था कि ये समुद्री सांप है, बस अब तुम शर्त हार गई हो। सुपेरे ने कहा, लेकिन तुम्हारा दोस्त भी सच कहता है, ये सुरख सांप खुश्की पर भी आकर रह लेता है और उस इलाके में चला जाता है जहां सुरख चट्टानें होती हैं, वहां इसे छुपने में ज्यादा आसानी होती है। नाग बोला, ये समुद्र के नीचे कितनी गहराई में रहता है। सुपेरा बोला, कहते हैं कि ये समुद्र के नीचे इतनी गहराई में रहता है कि वहां तक कोई इंसान तो क्या सूरज की किरण भी नहीं पहुंच सकती। अंबर ने कहा, तो फिर तुमने जरूर इसे खुश्की पर से पकड़ा होगा। सुपेरा मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मैंने इसे समुद्र में ही पकड़ा था। नाग ने कहा, मगर तुम तो कहते हो कि जहाँ ये सांप रहता है वहां तक कोई इंसान नहीं जा सकता, फिर तुमने इसे वहां से कैसे पकड़ लिया। सुपेरा बोला, भाई जाओ अपनी राह लो, तुम्हें इन बातों से क्या कि मैंने सांप कहाँ से पकड़ा है। नाग ने कहा, तुम बता दोगे तो हमारी मालूमात में इजाफा हो जाएगा, और तो कोई खास बात नहीं। सुपेरे ने झुंझलाते हुए कहा, बरखुरदार, इस राज को या मैं जानता हूँ और या ये सुरख सांप जानता है कि मैंने इसे कैसे पकड़ा है। मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। हाँ, अगर सांप से पूछ सकते हो तो पूछ लो। नादान सुपेरे को मालूम ही नहीं था कि वो किससे बात कर रहा है। अंबर ने नाग की तरफ देखा और मजाक में कहा, दोस्त, अगर सांप से पूछ सकते हो तो पूछ लो। सुपेरे ने नाग का मजाक उड़ाते हुए कहा, बरखुरदार, मेरा सर ना खाओ, तुम 1000 बार भी जन्म लेकर इस दुनिया में आ जाओ तो सांप से नहीं पूछ सकते। नाग बड़े सब्र से काम ले रहा था, वो जज्बात में नहीं आ रहा था। उसने सुपेरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम कब से सांपों का धंधा कर रहे हो। सुपेरे ने तुनक कर कहा, तुम्हें इसे क्या। नाग ने कहा, मेरा मतलब ये था कि अगर मैं सांप से पूछ लूं और वो मुझे ये बता दे कि तुमने इसे कहां से पकड़ा है तो क्या तुम मेरी शागिर्दी करोगे। सुपेरे ने गुस्से से हाथ को झटका और कहा, जाओ भाई, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, तुम तो मुझे कोई दीवाने लगते हो। नाग बोला, तुम क्या करने लगे हो। सुपेरे ने सुरख सांप को गर्दन से उतारते हुए कहा, सांप को पटारी में बंद कर रहा हूँ, और क्या करूंगा, तुम भी मेरी जान छोड़ो अब। नाग ने कहा, मगर ये सांप तुम्हारी पटारी में नहीं जाएगा। सुपेरे ने चौंक कर घुसीली आंखों से नाग की तरफ देखा और कहा, तुम कौन होते हो ये कहने वाले, तुम चाचे लगते हो मेरे सांप के। अंबर हंस रहा था। मारिया भी पास खड़ी दिलचस्पी से ये मुकालमे सुन रही थी। नाग ने कहा, अच्छा तो फिर सुरख सांप को पटारी में डालकर दिखाओ। सुपेरे ने सुरख सांप को पकड़कर पटारी में डालना चाहा तो सांप उसके हाथ से निकलकर जमीन पर 1 फुट खड़ा हो गया और फन खोलकर फुंकारने लगा, क्योंकि नाग ने सांप की आवाज में उसे पटारी में जाने से मना कर दिया था। सुपेरा समझा कि सांप जिद कर रहा है। उसने सांप को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो सांप ने उसे डसने के लिए फन मारा। सुपेरा जल्दी से पीछे हट गया। नाग बोला, ये पटारी में नहीं जाएगा, बल्कि अब ये मेरे पास आ जाएगा। नाग ने सांप की खुफिया जुबान में उसे अपने पास बुलाया। सुरख सांप सुपेरे की आंखों के सामने रेंगता हुआ नाग के पास आया और फिर झुककर उसे सलाम करने लगा। सुपेरा कुछ हैरान सा हुआ। उसने कहा, तुम्हारे पास जरूर सांप का मनका है जिसकी वजह से तुम सांप को मुझसे छीन लेना चाहते हो। नाग कहने लगा, मैं सांप से ये पूछने लगा हूँ कि उसे तुमने कहाँ से पकड़ा है। सुपेरा मुंह खोले नाग को तक रहा था। नाग ने सांप की जुबान में सुरख सांप से पूछा कि उसे सुपेरे ने कहाँ से पकड़ा था। सुरख सांप ने नाग को सब कुछ बता दिया। नाग ने सुपेरे की तरफ देखा और कहा, सांप ने मुझे बताया है कि तुमने इसे नमाशकर के साहिल वाली चट्टानों के पास एक जंगली सुपेरे की बनी हुई झोंपड़ी से चोरी किया है। तुम इसे इनकार नहीं कर सकते। अब तो सुपेरे के हाथों के तोते उड़ गए, क्योंकि उसने वाकई सुरख सांप
नमाशकर की साली चट्टानों में वाक़े सोमार नामी सुपेरे की झोंपड़ी से चोरी किया था। सुपेरे ने नाग के पांव पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो भाई, तुम मुझसे बड़े सुपेरे हो, तुम सचमुच सांपों की जुबान जानते हो। अब मैं तुम्हारे आगे झूठ नहीं बोल सकता। मैंने सुरख सांप को वाकई नमाशकर के जंगली सुपेरे की झोंपड़ी से चुराया था। नाग और अंबर मुस्कुरा रहे थे। अंबर ने कहा, अगर तुम पहले ही बता देते तो अच्छा था। सुपेरे ने कहा, भाई अगर मैं पहले बता देता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हारा दोस्त सांपों की जुबान बोल सकता है। फिर उसने नाग से कहा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? मुझे अपना शागिर्द बना लो, मुझे भी सांपों की जुबान सिखा दो। नाग कहने लगा, मैंने तो तुमसे यूं ही कह दिया था, मुझे किसी सांप ने कुछ नहीं बताया, बस मेरा तुक्का लग गया है। भला कोई सांपों की जुबान भी बोल सकता है? मगर सुपेरा नहीं मान रहा था। अब सुरख सांप ने नाग से कहा, नाग देवता, मेरे सीने में भी एक राज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। नाग एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। फिर उसने सुपेरे से कहा, अच्छा मैं तुम्हें अपना शागिर्द बना लेता हूँ, मगर पहले मुझे वो जो नदी बह रही है उसमें से पानी लाकर पिलाओ। सुपेरा खुशी खुशी नदी की तरफ चल दिया। अब नाग ने सांप से कहा, वो कौन सा राज है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? सुरख सांप ने कहा, अजीम नाग देवता, मैं नमाशकर जजीरे के करीब वाले गहरे समुद्र के नीचे इतनी गहराई में होता हूँ कि वहां तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती। आज से 20,000 साल पहले जहाँ समुद्र है वहाँ एक बहुत बड़ा आलीशान और हसीन तरीन शहर आबाद था। उस शहर की फसील भी संगमरमर की थी। उसके मकान 7 मंजिला थे, सड़कें भी संगमरमर की थीं। बादशाह के महल में सोने की दीवारें और जमुर्द के सतून थे। फिर ना जाने क्या हुआ कि जमीन के नीचे हजारों मील की गहराई में क्यामत का धमाका हुआ और वो सारे का सारा शहर वैसे का वैसा ही समुद्र के नीचे चला गया। ऊपर चारों तरफ समुद्र ही समुद्र नजर आने लगा। उस शहर के गर्क होने से सब कुछ उसके साथ ही समुद्र के सीने में गर्क हो गया जो उस शहर में था। आज तक किसी ने समुद्र के नीचे जाकर उस गर्कशुदा शहर के खंडर देखने की जुर्रत नहीं की, इसलिए कि ये शहर समुद्र में इतनी गहराई में जाकर गर्क हुआ है कि वहां तक कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। मैं उसी शहर के गर्कशुदा खंडरों में रहता था। पानी में डूबे हुए शहर के महल और मकान अभी तक वैसे के वैसे ही हैं, मगर वहां कोई इंसान नहीं है। फिर भी मुझे कभी कभी एक डूबे हुए मकान के तहखाने से एक औरत की आवाज सुनाई देती थी। वो अपनी जुबान में अपनी बेटी को आवाज दिया करती थी। मैं कई बार उस डूबे हुए मकान के अंदर गया, मगर वहां मुझे कोई औरत कभी दिखाई नहीं दी। एक रोज मैं यूं ही धूप लेने की खातिर समुद्र की सतह पर आया तो मुझे एक सुपेरे ने पकड़कर मटके में कैद कर दिया। नागमारी और अंबर बड़ी दिलचस्पी से सांप की दास्तान सुन रहे थे। अंबर ने कहा, तुम्हें यकीन है कि वो औरत पानी के नीचे डूबे हुए शहर में जिंदा है? सुरख सांप ने जवाब दिया, अजीम नाग देवता के भाई, अगरचे वो शहर समुद्र के नीचे पानी में गर्क हो चुका है और मुझे वहां कभी कोई जिंदा इंसान नजर नहीं आया। समुद्र की मौजें हजारों साल गुजरे इंसानों की लाशों को बहाकर ले जा चुकी हैं। फिर भी वहां चलते फिरते कभी कभी मुझे इंसानी कदमों की चाप की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई आदमी संगमरमर की सड़क पर चल रहा हो। और उस गमगीन औरत की आवाज तो मैंने कई बार सुनी है। ए अजीम नाग देवता, मैं ये राज इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे वो औरत जिंदा लगती है। अगर हो सके तो उसे बचाने की कोशिश की जाए। नाग ने गहरा सांस लिया और बोला, मगर मैंने सुना है कि यहाँ से कुछ फासले पर एक जंगल में बादशाह ने एक महल बना रखा है जो अगरचे अब वीरान हो गया है, मगर वहाँ से भी आधी रात को किसी औरत की आवाजें सुनाई देती हैं। सुरख सांप ने कहा, हो सकता है उन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक हो। अंबर कहने लगा, ठीक है, हम इस बारे में सोचेंगे। इतने में सुपेरा नदी से पानी की गड़वी भर कर ले आया। उसने पानी नाग की खिदमत में पेश करते हुए कहा, हजूर अब मुझे सांप की जुबान सिखा दो। नाग ने चलते हुए कहा, जाओ भाई, हमारा सर ना खाओ, हमें कुछ मालूम नहीं है। ये कहकर नाग, अंबर और मारिया वहां से चल दिए। सुपेरा उन्हें देखता ही रह गया। फिर उसने सुरख सांप को पटारी में डाल दिया। जाते हुए नाग ने सुरख सांप को कह दिया था कि अगर उनका इरादा समुद्र में डूबे हुए शहर की मुहिम पर जाने का हुआ तो वो उसे भी बुला लेगा। सुरख सांप ने कहा था कि वो नाग देवता के बुलाने पर उसके कदमों में हाजिर हो जाएगा। अंबर, नाग, मारिया चलते चलते शहर के दरवाजे से बाहर निकल आए। मारिया कहने लगी, नाग भैया, मुझे तो इसमें कोई खास वजह नजर नहीं आती कि हम ख्वामखा समुद्र की गहराइयों में आज से हजारों साल पहले डूबे हुए शहर में जाने का खतरा मोल लें। अंबर ने कहा, मगर मारिया, तुम ये भूल रही हो कि उस डूबे हुए शहर में एक ऐसी मुसीबत ज़दा औरत भी है जो किसी को दर्दनाक आवाजें देती है। और हमारे सफर का एक मकसद ये भी है कि हम मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करें। नाग बोला, और ये भी हो सकता है कि वहाँ हमें केटी और थ्यूसोंग का सुराग मिल जाए, क्योंकि हमारे ये दोनों दोस्त एक अरसा हुआ हमें नहीं मिले। अगर वो जमीन पर होते तो अब तक मिल जाते। मारिया बोली, अगर ये बात है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंबर कहने लगा, लेकिन सबसे पहले हमें जंगल के वीरान महल में चलकर उस आवाज का सुराग लगाना चाहिए जो आधी रात को बुलंद होती है। मुमकिन है वहां से भी हमें केटी और थ्यूसोंग का कुछ खोज मिल जाए। नाग ने कहा, यह भी ठीक है, तो फिर हमें अभी से जंगल का रुख पकड़ना चाहिए। वो सराय में वापस आ गए। यहाँ अंबर ने सराय के मालिक से जंगल वाले बादशाह के वीरान महल की बात की तो वो कानों पर हाथ लगाकर बोला, भाई उस महल का नाम न लेना,
वहाँ जो कोई गया जिंदा वापस नहीं आया, वहाँ भूतों का पहरा लगा हुआ है। अंबर ने कहा, मगर सुना है वहाँ किसी औरत की आवाज आती है। सराय का मालिक बोला, अरे भाई, वो एक चुड़ैल की आवाज है। ये चुड़ैल इंसान की आवाज में बोलकर मुसाफिरों को अपनी तरफ बुलाती है। जब बदनसीब मुसाफिर उधर जाता है तो वो चुड़ैल भूतों के साथ मिलकर उसे हड़प कर जाती है। बहरहाल अंबर ने उसे जंगल वाले वीरान महल का पता पूछ लिया और नाग मारिया को आकर बताया। नाग ने कहा, हमें अभी रवाना हो जाना चाहिए। थोड़ी देर के बाद अंबर, नाग और मारिया जंगल की तरफ जा रहे थे। अंबर और नाग घोड़ों पर बैठे हुए थे, जबकि मारिया उनके साथ साथ हवा में परवाज करती चली जा रही थी। जंगल का वीरान महल वहां से काफी दूर था। उन्हें वहां तक पहुंचते सारा दिन लग गया। सूरज गुरूब हो चुका था। दिन की फीकी फीकी रोशनी बाकी थी कि उन्हें जंगल में एक जगह छोटे से टीले पर एक पुराना महल दिखाई दिया, जिसकी दीवारें बारिश की वजह से स्याह पड़ चुकी थीं। अंबर ने कहा, यही वो वीरान महल है नाग। नाग की नजरें महल पर थीं। हैरानी की बात है कि बादशाह यहाँ अब क्यों नहीं आता? उसने इसे खाली क्यों छोड़ दिया है? मारिया ने कहा, सुना तो यही है कि बादशाह भी भूतों के डर से इधर नहीं आता। नाग ने कहा, मारिया तुम जाकर देखो महल अंदर से कैसा है। मारिया बोली, तुम लोग इसी जगह रहना, मैं जा रही हूँ। मारिया ने जमीन से उछलकर हवा में उड़ान भरी और फिजा में परवाज करती हुई वीरान महल की तरफ चल दी। अंबर और नाग घोड़ों से उतरकर वहीं एक जगह बैठ गए। मारिया ने महल के ऊपर जाकर एक चक्कर लगाया, फिर गोता लगाकर नीचे आ गई और महल के अंदर वाले सहन के ऊपर मंडलाने लगी। उसने दिन की गुरूब होती रोशनी में देखा कि महल बहुत ही उजड़ा हुआ है। महल की दीवारें और सतून स्याह हो गई हैं। कई सतून टूटकर गिर पड़ी हैं। ऊपर वाली मंजिल के एक कमरे की छत बैठ गई थी। सहन में ईंट पत्थर जगह जगह बिखरे हुए थे और लंबी लंबी जंगली घास उगी हुई थी। दीवारों पर जंगली बेलें चढ़ गई थीं। मारिया एक दरवाजे में से महल के अंदर बड़े कमरे में दाखिल हो गई। वो बड़ी एहतियात से अंदर चल रही थी। उसे अगर कोई खतरा था तो सिर्फ किसी जादू या तिलिस्म का था कि कहीं वो उसके चक्कर में ना फंस जाए। मारिया ने सारे महल के बोसीदा वीरान कमरों में चल फिर कर देख लिया। उसे वहां ना कोई इंसान नजर आया, ना चुड़ैल दिखाई दी और ना ही किसी औरत की आवाज आई। वो वापिस अंबर नाग के पास पहुंच गई और उन्हें महल का सारा हाल बता दिया। अंबर ने कहा, हमें महल के करीब जाकर किसी जगह छुप जाना चाहिए और आधी रात को महल से आने वाली आवाज का इंतजार करना चाहिए। मारिया कहने लगी, वैसे मुझे यह महल आज से भी लगता है, कहीं हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं। नाग ने कहा, हमारे लिए मुसीबत में फंसना कोई नई बात नहीं होगी। हमारे सामने जो मकसद है वो ये है कि केटी और थ्यूसोंग का खोज लगाया जाए और अगर यहाँ कोई औरत किसी मुसीबत में मुब्तला है तो उसकी मदद की जाए, जो हमारा इंसानी फर्ज है और जिस पर हम हजारों बरस से अमल करते आए हैं। अंबर बोला, बिल्कुल दुरुस्त है ये बात। जाने मारिया क्यों अब कुछ डरने लगी है? मारिया ने तुनक कर कहा, मैं क्यों डरने लगी हूँ? मैं तो इसलिए कह रही थी कि ख्वामखा किसी मुसीबत में फंसना ठीक नहीं होगा। नाग बोला, मेरी अच्छी बहन मारिया, हम यहाँ ख्वामखा नहीं आए, एक अच्छा और नेक मकसद लेकर आए हैं। मुमकिन है यहाँ किसी जुराइम पेशा बदमाश ने कोई औरत अगवा करके डाल रखी हो और उसे हमारी मदद की जरूरत हो। मारिया ने कहा, मैं कब वहां जाने से इनकार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंबर और नाग भैया। और मारिया हंसने लगी। अंबर और नाग भी मुस्कुरा दिए। इसके साथ ही वो घोड़ों पर बैठे और महल की तरफ चले। महल वहां से ज्यादा दूर नहीं था। वादी में एक छोटे टीले पर बना हुआ था, जिसके पुराने दरवाजे तक एक पहाड़ी रास्ता जाता था। उस रास्ते पर जगह जगह जंगली घास और झाड़ियां उगी हुई थीं, जिससे साफ जाहिर था कि इस महल में मुद्दत हुई कभी कोई आया गया नहीं। उन्होंने महल के सामने एक तरफ दरख्तों के नीचे झाड़ियों में थोड़ी सी जगह बना ली और घोड़ों को एक तरफ बांधकर वहां बैठ गए और रात होने का इंतजार करने लगे। शाम का वक्त था। जंगल के दरख्तों पर परिंदे बसेरा कर रहे थे। उनकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। जूं जूं रात का अंधेरा छाता गया, परिंदों की आवाज मध्यम होती गई। फिर जंगल में चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा तारी हो गया। अंबर, नाग और मारिया चुपचाप बैठे थे। उनके कान वीरान महल से बुलंद होने वाली औरत की आवाज सुनने को बेताब थे, मगर महल पर भी गहरी खामोशी छाई हुई थी। लगता था उस पर मौत की मोहर लगी हुई है। आसमान पर चांद के न होने से अंधेरा बहुत गहरा हो गया था। आसमान इस कदर तारीक था कि सितारे भी उसे रोशन करने में नाकाम हो रहे थे। नाग ने आहिस्ता से कहा, मेरा ख्याल है वो आवाज आधी रात को बुलंद होगी। अंबर ने सरगोशी में कहा, लोग तो यही कहते हैं कि औरत की आवाज आधी रात के बाद आती है। मारिया चुप थी। फिर वो बोली, आधी रात होने में ज्यादा देर नहीं है। नाग ने उसे कहा, तुम हमारे पास ही रहना। अगर आवाज बुलंद हुई तो फिर सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। रात बड़ी आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। जंगल की तरफ से किसी जानवर या दरिंदे की आवाज भी नहीं आ रही थी। नाग ने सरगोशी में कहा, मालूम होता है सारे जंगल को किसी आसेब ने अपने काबू में कर लिया है। किसी उल्लू की आवाज भी नहीं आ रही। अभी ये अल्फाज उसके होंठों पर ही थे कि उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अंबर और नाग ने एक दूसरे को देखा। दोनों के दिल में एक ही ख्याल था कि तुमने ये आवाज सुनी? मारिया ने आहिस्ता से कहा, ये कोई आवाज थी। नाग ने उसे चुप करवा दिया। जंगल एक बार फिर खामोश हो गया।
थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज बुलंद हुई। ये किसी औरत की आवाज थी और वेरान आसेबी महल की तरफ से आ रही थी। अंबरनाग मारिया ने कान लगाकर सुना। ये आवाज किसी लड़की की थी। कोई लड़की दर्दनाक आवाज में जैसे हिचकियां लेते हुए थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी को बुला रही थी। आवाज 3 बार एक साथ बुलंद होकर गायब हो गई। फिर वही सन्नाटा छा गया। नाग ने कहा, ये तो किसी लड़की की आवाज है। अंबर बोला, वो किसी को पुकार रही है। मारिया ने कहा, बेहद दर्दनाक आवाज थी। लड़की रो भी रही थी। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो सख्त मुसीबत में मुब्तला लगती है। अंबर ने नाग से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है नाग? क्या हम तीनों को इकट्ठे चलना चाहिए? नाग बोला, पहले हम अलग अलग जाते थे तो किसी न किसी मुश्किल में फंस जाते थे। अब हम तीनों इकट्ठे चलेंगे। मारिया ने कहा, पहले मैं जाकर पता न करूं। अंबर ने कहा, नहीं मारिया, हम तुम्हें अकेली नहीं जाने देंगे। हम एक साथ मिलकर चलेंगे। आओ। घोड़े दरख्त के साथ बंधे थे। अंबर, नाग, मारिया उठे और रात के सुनसान अंधेरे में जंगली झाड़ियों वाले रास्ते पर महल की तरफ चलने लगे। थोड़ी सी चढ़ाई थी। वो आखिर वीरान महल के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा बहुत बड़ा था और जमीन में थोड़ा सा धंस गया था। अंबर, नाग, मारिया दरवाजे के पास आए तो उन्होंने देखा कि दरवाजा बिल्कुल बंद था। मारिया ने आहिस्ता से कहा, हम दूसरी तरफ से अंदर दाखिल होते हैं। वहाँ एक जगह दीवार गिरी हुई है। वो महल की दूसरी तरफ आ गए। यहाँ दीवार एक जगह से ढह चुकी थी। सामने छोटा सा मैदान था। अंधेरे में चलते वो मैदान से गुजरकर महल के बड़े दालान में आ गए। उस जगह बड़े बड़े सतूनों का लंबा बरामदा था। उस बरामदे में भी टूटी हुई लकड़ियां थी और सूखी झाड़ियों का घास बिखरा पड़ा था। मारिया ने कहा, मेरा अंदाजा है कि लड़की की आवाज महल की दूसरी मंजिल की किसी कोठरी से आई थी। अंबर आहिस्ता से बोला, क्यों ना हम यहाँ रुक जाएं? हो सकता है वही आवाज एक बार फिर सुनाई दे। तब हमें पता चल जाएगा कि आवाज किधर से आई है। नाग और मारिया को ये तजवीज पसंद आई। चुनाचे वो वहीं बरामदे में एक सतून के पास खामोशी से बैठ गए। उनके कान उसी लड़की की दर्द भरी आवाज पर लगे हुए थे, मगर वहां सिवाय एक डरा देने वाले सन्नाटे और कब्र जैसी खामोशी के और कुछ नहीं था। खामोशी इतनी शदीद थी कि उनके कान सनसना रहे थे। फिर अचानक जैसे कब्र की इंतहाई गहराइयों से वही आवाज बुलंद हुई। ये उसी लड़की की आवाज थी। जैसे रोते रोते उसका हलक खुश्क हो गया था और आवाज बड़ी खुश्क और रुला देने वाली थी। ये किसी अजनबी जुबान में थी। उन्हें आवाज साफ और करीब से सुनाई दे रही थी। लड़की किसी एलोम का नाम लेकर उसे मदद के लिए बुला रही थी। आवाज 3 बार एलोम को पुकार कर खामोश हो गई। नाग ने सरगोशी की। मारिया का अंदाजा ठीक निकला। आवाज ऊपर वाली मंजिल से आई थी। अंबर ने कहा, हमें ऊपर वाली मंजिल पर जाना चाहिए। मारिया ने आहिस्ता से कहा, वो सामने जो टूटा हुआ जीना है, यही जीना ऊपर वाली मंजिल को जाता है। नाग ने कहा, मारिया तुम हमारे साथ ही रहना, इधर उधर मत हो जाना। मारिया ने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। नाग ने धीमी आवाज में कहा, लोग कहते हैं यहाँ भूतों का पहरा है, मगर हमें तो यहाँ कोई भूत नहीं मिला। अंबर कहने लगा, हो सकता है ऊपर वाली मंजिल में चुड़ैल और भूत दोनों से मुलाकात हो जाए। वो जीने की सीढ़ियां चढ़ने लगे। यहाँ भी घुप अंधेरा था। एक चिमगादड़ फिड़फिड़ाकर बाहर कोड़ गई। दूसरी मंजिल पर भी एक छोटा सा दालान था। सामने 3 कोठरियां थीं जिनके दरवाजे बंद थे और उन पर बड़े बड़े पुराने ताले लगे हुए थे। वो बरामदे के एक पुराने स्याह सतून के पास खड़े हो गए। अंबर ने नाग के कान में कहा, इन तीनों कोठरियों में से किसी एक से आवाज आई होगी। नाग ने सरगोशी में कहा, मैं लड़की को पुकारता हूँ। और नाग ने थोड़ी सी ऊंची आवाज में कहा, ऐ लड़की तू कौन है और किसको आधी आधी रात को पुकारती है? हम तेरी मदद करने यहाँ आए हैं। एक कोठरी में से ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई गहरे गहरे सांस ले रहा हो। मारिया, अंबर और नाग सांस रोक के ये आवाज सुन रहे थे। सांस लेने की आवाज दरमियान वाली कोठरी से आ रही थी। फिर यह आवाज बंद हो गई और एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अंबर ने सरगोशी में कहा, मारिया को अंदर भेजें? नाग ने सरगोशी में ही जवाब दिया, नहीं, मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता। एक बार फिर आवाज देता हूँ। और नाग ने दूसरी बार फिर आवाज दी, ऐ लड़की तू कौन है? एलोम कौन है जिसको तू पुकारती है? हमारी आवाज का जवाब दे, हम तेरी मदद करना चाहते हैं। दरमियान वाली कोठरी से फिर गहरे गहरे सांस लेने की आवाज आई। फिर जैसे किसी ने खुश्क और सूखी हुई आवाज में कहा, यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारी मौत है, यहाँ से चले जाओ। अंबर, नाग और मारिया खामोश हो गए। अंबर ने आहिस्ता से कहा, मैं अंदर जाता हूँ। नाग ने उसका हाथ रोक लिया। फिर बुलंद आवाज में बोला, हम मौत से नहीं डरते, हम सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। वही खुश्क आवाज फिर दरमियान वाली कोठरी से उभरी। उस आवाज के बारे में यह अंदाजा नहीं हो सकता था कि यह आवाज किसी औरत की है या किसी मर्द की आवाज है। आवाज ने फिर कहा, यहाँ से चले जाओ, मौत
तुम्हारे सर पर मंडला रही है, यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। नाग अंबर को जीने की तरफ ले गया। मारिया भी उसके साथ ही आ गई। जीने में आकर नाग ने कहा, तुम लोग इसी जगह जीने में ठहर जाओ, मैं सांप के रूप में अंदर जाकर देखता हूँ कि ये क्या मुअम्मा है। मारिया ने कहा, मैं जाऊंगी, मगर नाग ने उसे रोक दिया और फौरन सांस खींचकर सांप की शक्ल इख्तियार की और दरमियान वाली कोठरी की तरफ रेंगने लगा। मारिया और अंबर जीने में ही एक तरफ होकर खड़े हो गए। नाग ने छोटे से स्याह रंग के सांप की शक्ल बदली। वो दरमियान वाली कोठरी के बंद दरवाजे की दहलीज पर आकर इधर उधर देखने लगा। उसे अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। आखिरी कोने में एक जगह से दरवाजे की लकड़ी थोड़ी सी टूटी हुई थी। नाग उसमें से अंदर दाखिल हो गया। कोठरी में दाखिल होते ही उसे एक अजीब किस्म की तेज बू का एहसास हुआ। उस तेज बू की वजह से उसकी आंखों से पानी टपकने लगा। नाग ने कोई ख्याल न किया और कोठरी के गर्दालूद फर्श पर एक तरफ कुंडली मारकर बैठ गया। उसने कोठरी का जायजा लिया। कोठरी घुप अंधेरे में डूबी हुई थी। पहले तो उसे वहां कुछ नजर न आया, फिर अंधेरे में उसने देखा कि कोठरी बिल्कुल खाली है, अंदर कोई सामान नहीं है। छत से मकड़ियों के जाले फर्श तक लटक रहे हैं। नाग ने गौर से देखा, फर्श के बिल्कुल दरमियान में जमीन पर एक गोल हांडी पड़ी थी, जिसके मुंह पर एक कपड़ा बंधा था। नाग रेंगता हुआ हांडी के करीब गया तो उसे अंदर से सांस लेने की आवाज सुनाई दी। नाग ने गर्दन ऊपर उठाई, अपना फन खोला और गर्दन झुकाकर हांडी पर बंधे हुए कपड़े को देखा। गहरे गहरे सांस लेने की आवाज हांडी के अंदर से बराबर आ रही थी। अचानक वही आवाज फिर गूंज उठी, चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, मौत तुम्हारे सर के ऊपर मंडला रही है। नाग तेजी से पीछे हटा। उसने चारों तरफ अंधेरे में मुंह फेर कर देखा। ये आवाज हांडी के अंदर से नहीं आ रही थी, बल्कि सामने वाली दीवार में से आ रही थी। नाग उलझन में पड़ गया कि सांस लेने की आवाज हांडी के अंदर से आ रही है, मगर दूसरी आवाज सामने वाली दीवार के पीछे से आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ दो आसेब हैं। एक उस लड़की की आवाज थी जो यहाँ से निजात हासिल करने के लिए किसी की मदद की तालिब थी, और दूसरी वो आवाज थी जो उस लड़की की मदद करने वालों को डरा रही थी। नाग ने फैसला किया कि पहले उस आवाज का सुराग लगाना चाहिए जो उसे वहां से चले जाने को कह रही थी। नाग दीवार की तरफ बढ़ा। आवाज दीवार के पीछे से 3 बार बुलंद होकर खामोश हो गई। नाग एक सुराख में से दीवार की दूसरी तरफ चला गया। यहाँ भी घुप अंधेरा था। मैंने तुम्हें खबरदार किया था कि यहाँ से चले जाओ, मगर तुम नहीं माने। अब तुम एक ऐसी मुसीबत में फंस गई हो जिससे मौत भी तुम्हें छुटकारा नहीं दिला सकेगी। एक हल्का सा मकरू कहकहा बुलंद हुआ और वह आवाज खामोश हो गई। नाग की आंखों के सामने अंधेरा हटने लगा। हल्की हल्की नीले रंग की धुंधली सी रोशनी होने लगी। उस रोशनी में नाग ने देखा कि वो किसी कोठरी में नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े संगमरमर के फर्श वाले दालान में कुंडली मारे बैठा है, जिसके ऊंचे ऊंचे सतून हैं। पीछे एक दीवार है और सामने एक बाग है, जहां ऊंचे छतरीदार दरख्तों के बीच में एक पतला सा रास्ता जा रहा है। नाग हैरान हुआ कि वो कहां से कहां आ गया है। वो दालान से रेंगता हुआ बाग में आ गया। उसने आसमान की तरफ देखा। आसमान पर ना तो सूरज था ना सितारे थे। आसमान का रंग धुंधला धुंधला था और रोशनी भी बहुत फीकी नीली थी। इर्द गिर्द कोई इंसान, हैवान या चरिंद परिंद नहीं था। दरख्त भी चुपचाप खड़े थे। कहीं हवा का झोंका तक नहीं चल रहा था। नाग ने पहले सोचा कि वो इंसान की शक्ल में आ जाए, फिर ख्याल आया कि उसे सांप ही के रूप में ये मालूम करना चाहिए कि वो कहाँ आ गया है। वो ऊंचे चुपचाप दरख्तों वाली रविश पर रेंगता काफी आगे निकल आया। यहाँ बाग की दीवार थी। उस दीवार में एक छोटी सी मेहराबी खिड़की बनी हुई थी। नाग उस खिड़की में से गुजरकर दूसरी तरफ आ गया। उस तरफ क्या देखता है कि एक मैदान है जिसमें कब्रें ही कब्रें फैली हुई हैं। लेकिन अजीब बात यह नजर आई कि हर कब्र पर एक साया लेटा हुआ था। ये साए इंसानों, जानवरों, परिंदों और बच्चों के थे। यानी ये इंसान नहीं थे, बल्कि उनके साए कब्रों पर साकित और जामिद चुपचाप पड़े थे। नाग इन सायों के कब्रिस्तान से रेंगता हुआ एक दरख्तों के झुंड के पास पहुंचा तो उसे आदमियों की सरगोशियां सुनाई दी। नाग ने झाड़ियों की शाखों में से देखा कि दूसरी जानिब 2 आदमियों के साए एक कब्र खोद रहे थे। वो उन सायों को देखकर हैरान रह गया। उसने आज तक इंसानों को कब्र खोदते देखा था, मगर इंसानों के सायों को कब्र खोदते नहीं देखा था। इंसान का अकेला साया कुछ नहीं कर सकता। जब तक कि इंसान खुद हरकत ना करे, उसका साया भी हरकत नहीं करता। लेकिन यहाँ मामला उलट था। इंसान तो गायब था और उसका साया अपने आप हरकत कर रहा था। यह स्याह रंग का इंसानी साया था। एक साये के हाथ में कुदाल थी, दूसरा खुदी हुई कब्र की मिट्टी पर बैठा था। अजीब मंजर था कि इंसान की बजाय उसका साया कब्र पर बैठा था। उन सायों की कोई शक्ल नहीं थी। जिस काले रंग के साये थे वो आपस में सरगोशियों की आवाज में बातें कर रहे थे। एक साये ने दूसरे साये से कहा, अभी कितनी कब्र और खोदोगे? छोटी सी कब्र ही चाहिए, छोटा सा साया ही दफन करना है। दूसरे साये ने कुदाल रख दी और बोला, लो कब्र तैयार हो गई, अब साये की लाश को लाओ। दूसरा साया बोला, लाने की क्या जरूरत है,
वो खुद ब खुद यहाँ पहुंच चुका है। जरा उस झाड़ी के पीछे देखो, इस कब्र का शिकार वहाँ मौजूद है। नाग के जिस्म में पहली बार खौफ की ठंडी लहर दौड़ गई। वो दहशत के मारे अपनी जगह से हटकर दूसरी तरफ चला गया। ये देखकर उसका सारा जिस्म लरज उठा कि वो अपने सांप वाले जिस्म से साए की तरह अलग हो गया था, यानी नाग का साया उसके जिस्म से अलग हो गया था। उसने देखा कि उसका सांप वाला जिस्म अपनी जगह पर वैसे ही कुंडली मारे पत्थर हो गया है और वो खुद अपने साए की शक्ल में दूसरी झाड़ी के पास कुंडली मारे जमीन पर बैठा है। उस वक्त वहां दो नाग थे। एक नाग सांप की शक्ल में कुंडली मारे पत्थर बना बैठा हुआ था और दूसरा अपने साए की शक्ल में जिंदा था। उसने सोचा कि वहां से भाग जाए। उसके साए ने भागने की कोशिश की, मगर उसे अपना जिस्म इतना भारी लगा कि वो अपनी जगह से जरा भी ना हिल सका। इतने में दोनों गोरकनों के साए उसके पास आ गए। एक साए ने कहा, ये लो, कब्र का शिकार यहाँ बैठा है, ये नाग है, इसका बुत वो पड़ा है, इसका साया यहाँ पर मौजूद है, इसके साए को उठाकर कब्र में दफन कर दो। नाग ने गहरा सांस लिया कि वो परिंदा बनकर उड़ जाए, मगर वो ऐसा न कर सका। उसकी ताकत जवाब दे गई थी। गोरकन के साए ने नाग के साए को जमीन से उठाया, फिर मुंह ही मुंह में कोई मंत्र पढ़ता हुआ नाग की कब्र की तरफ बढ़ा। नाग के साए ने बहुत कोशिश की कि वो गोरकन के साए की हथेली से फिसलकर भाग जाए, मगर उसकी ताकत जाती रही थी। वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। गोरकन सायों ने नाग के साए को ताजा खुदी हुई कब्र में रख दिया और फिर उन्होंने ऊपर से मिट्टी डालनी शुरू कर दी। नाग के साए पर मिट्टी के ढेले गिरने शुरू हो गए। नाग के साए को कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही थी, मगर जब मिट्टी में वो सारे का सारा दब गया तो उसे अपना सांस घुटता हुआ महसूस हुआ। इसके बाद नाग के साए को कुछ होश न रहा। गोरकन सायों ने नाग के साए की कब्र बना दी। कब्र तैयार हो गई तो एक गोरकन साए ने कब्र पर हाथ लगाया तो वहां नाग का एक दूसरा साया बन गया, जिस तरह के दूसरी कब्रों पर साए बने हुए थे। दूसरा गोरकन साया बोला, नाग के साए को तो हमने जमीन में दफन कर दिया है, अब इसके जिस्म के बुत को ले जाकर मौत के महल में रख देते हैं। गोरकन सायों ने नाग के सांप की शक्ल वाले बुत को उठाया और सायों के कब्रिस्तान से निकलकर बाग में से गुजरते हुए ऊंचे सतूनों वाले दालान में आ गए। यहाँ कोने में एक जीना नीचे जाता था। नीचे एक लंबी चौड़ी राहदारी थी, जिसके आगे एक बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल में परिंदे, जानवरों, कीड़े मकोड़ों, सांपों और दरिंदों के मुजस्मे लगे थे। ये सब वो दरिंदे, परिंदे, चरिंदे और सांप थे जिनके साए कब्रिस्तान में दफन कर दिए थे, जिनके साए उनसे जुदा होकर मर गए थे और कब्रों में दबे पड़े थे। दोनों गोरकनों के सायों ने नाग के सांप वाला मुजस्मा भी एक जगह दीवार के ताक में रख दिया। नाग के मुजस्मे को कोई होश नहीं था। उसके अंदर एहसास मुर्दा हो गया था। एहसास और जिंदगी की हल्की सी रिमक अगर कहीं थी तो वो नाग के साए में थी जो कब्र के अंदर दफन था। इसके बाद गोरकनों के साए वहां से चले गए। जब नाग को गए काफी देर हो गई तो अंबर और मारिया को तशवीश हुई कि नाग अभी तक क्यों नहीं आया। मारिया ने धीमी सरगोशी में कहा, हमें नाग को नहीं भेजना चाहिए था। अंबर ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो हम दोनों उसकी तलाश में चलते हैं, देखते हैं कि वो कोठरी में क्या कर रहा है। अंबर और मारिया जीने के अंधेरे से निकलकर तीसरी कोठरी की तरफ आए। एक बार फिर उन्हें वही आवाज सुनाई दी, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी मौत तुम्हारे सर पर मंडला रही है। अंबर ने कोई परवाह न की और कोठरी के दरवाजे पर लगे हुए ताले को पकड़कर मरोड़ दिया। ताला टूटकर अंबर के हाथ में आ गया। अंबर ने दरवाजा खोला और मारिया से कहा, मारिया मेरे साथ अंदर आ जाओ। कोठरी में घुप अंधेरा था। अंदर फिजा में जो तेज बू फैली हुई थी उसकी वजह से अंबर की आंखों में पानी आ गया। मारिया ने आहिस्ता से कहा, ये कोई कीमियाई हवा है। अंबर तुम ठीक हो ना? हाँ, अंबर ने जवाब दिया। दोनों गौर से देखने लगे। उन्हें कोठरी के फर्श पर एक हांडी नजर आई जिसका मुंह कपड़े से बंधा हुआ था। अंबर ने कहा, इस हांडी में क्या है? कहीं इसमें नाग तो बंद नहीं है? मारिया और अंबर हांडी की तरफ बढ़े। उन्हें हांडी के अंदर से गहरे गहरे सांस लेने की आवाज सुनाई दी। अंबर ने पुकार कर कहा, नाग क्या तुम इसके अंदर हो? इसके साथ ही अंबर ने हांडी के मुंह से कपड़ा नोचकर परे फेंक दिया। कपड़े के हटते ही कोठरी में एक भयानक चीख की आवाज गूंजी और साथ ही वही खुश्क मगर डरावनी आवाज बुलंद हुई, चले जाओ, मौत तुम्हारे सर के ऊपर मंडला रही है, तुम अब बच नहीं सकते, तुम बच नहीं सकते, मौत आ गई है, मौत आ गई है। अंबर ने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ ही एक भयानक कहकहा बुलंद हुआ और फिर आवाज आहिस्ता आहिस्ता दूर होती गई। यहाँ तक कि कोठरी में एक बार फिर गहरा सन्नाटा छा गया। मारिया ने कहा, यह आवाज किसी गैबी आसेब की थी अंबर। जब तुम बोल रहे थे तो मैंने सारी कोठरी में चक्कर लगाकर देखा था, उधर कोई नहीं था।
अंबर तशवीश से बोला, मगर नाग कहाँ चला गया है? मुझे तो उसकी फिक्र पड़ी है। मारिया कहने लगी, मैंने सारी कोठरियां देख ली हैं, इधर नाग नहीं है। मेरा ख्याल है हमें महल के दूसरे कमरों में तलाश करना चाहिए। अचानक एक खुश्क, कमजोर और दर्द भरी आवाज सुनाई दी। नाग अपनी गलती से मुसीबत में फंस गया है, वो अब वापस नहीं आएगा। मारिया और अंबर चौंक पड़े। अंबर ने महसूस किया कि यह आवाज उस लड़की की थी जो एलोम को मदद के लिए पुकार रही थी और कह रही थी, मुझे इस अजाब से बचाओ। नाग ने मारिया से कहा, मारिया तुम इस आवाज को सुन रही हो? ये उसी लड़की की आवाज है जो हमें जंगल में सुनाई दी थी। मारिया ने कहा, मैं सुन रही हूँ। फिर मारिया ने आवाज से मुखातिब होकर पूछा, तुम कौन हो और नाग कहाँ है? हमें बताओ, हम उसे पाताल से भी निकाल लाएंगे। लड़की की आवाज फिर सुनाई दी, पहले मुझे बाहर निकालो। अंबर ने पूछा, तुम कहाँ हो? लड़की ने कहा, मैं इस हांडी में हूँ। अंबर और मारिया ने झुककर हांडी में देखा तो उसे हांडी के अंदर एक छोटी सी चिड़िया जितनी लड़की नजर आई, जिसके बाल खुले हुए थे और वो ऊपर की तरफ देख रही थी। अंबर ने हाथ हांडी के अंदर ले जाकर लड़की को बाहर निकालकर जमीन पर रख दिया। लड़की ने कहा, मैं तिलिस्म के हिसार से निकल आई हूँ, पीछे हट जाओ, मैं अब बड़ी होने लगी हूँ। और लड़की देखते देखते बड़ी बन गई। वो बड़ी भोली भाली और मासूम लड़की थी, मगर रोने और गम खाने से उसकी आंखों में हल्के पड़ गए थे। अंबर ने कहा, तुम कौन हो और इस हांडी में तुम्हें किसने बंद कर रखा था? लड़की ने कहा, मेरा नाम ताशी है। मेरी कहानी बड़ी दर्दनाक और लंबी है। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे इस तिलिस्म से आजाद कराया। अंबर ने कहा, मगर हमारा साथी नाग भी तुम्हारी मदद को आया था, वो कहाँ है? ताशी ने कहा, काश वो आसेबी आवाज पर दूसरी कोठरी में ना जाता। वो आवाज तो उन लोगों को डराने के लिए बुलंद रहती थी जो मेरी मदद को आने की कोशिश करते थे। वो तिलिस्म की आवाज थी। मारिया ने पूछा, तो फिर अब नाग भैया कहाँ है? लड़की ताशी ने हैरानी से पूछा, ये किस लड़की की आवाज है? मैंने ये आवाज पहले भी इस कोठरी में सुनी थी, मगर वो मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? अंबर को अब छुपाने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा, ये मारिया है, हमारी बहन है। मेरा नाम अंबर है। हम यानी अंबर, नाग और मारिया आपस में बहन भाई हैं। हम तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारी मदद करने यहाँ आए थे, मगर नाग से हाथ धो बैठे। खुदा के लिए कुछ बताओ कि हमें नाग कहाँ मिलेगा? ताशी ने आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे अगर मालूम होता कि तुम्हारा भाई तिलिस्म की आवाज पर दूसरी कोठरी की तरफ चला जाएगा तो मैं उसे पहले ही खबरदार कर देती, मगर उसने तो मौका ही नहीं दिया। तिलिस्म की आवाज आते ही वो दीवार की दूसरी जानिब चला गया। मारिया ने कहा, दीवार की दूसरी जानिब क्या है? ताशी बोली, मारिया बहन, ये मत पूछो। इस सवाल का जवाब मैंने दिया तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। दूसरी तरफ मौत की एक ऐसी दुनिया है कि जिसका कोई मुर्दा भी तसव्वुर करके कांप उठेगा। अंबर ने कहा, मैं नाग को वहां से निकाल लाऊंगा। मुझे बताओ कि दीवार की दूसरी तरफ कौन सा रास्ता जाता है, नहीं तो मैं ये दीवार ही ढा देता हूँ। ताशी ने कहा, अब दीवार ढाने का कोई फायदा नहीं। अंबर भाई, तिलिस्म की आवाज ने उस मौत की दुनिया का रास्ता बंद कर दिया है। उस रास्ते का सुराग अब किसी को नहीं मिल सकता। तिलिस्म का आसेब नाग को अपने साथ ले गया है, लेकिन तुम लोग मेरी खातिर अपने भाई से बिछड़ गए हो। मैं तुम्हें उस दुनिया में पहुंचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगी। अंबर ने कहा, क्या उस दुनिया को इस महल से कोई रास्ता नहीं जाता? ताशी बोली, नहीं, अभी तक तुम दोनों को मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूँ और तुम लोग किससे बातें कर रहे हो। सुनो, मैं शहर अतलान की रहने वाली हूँ। मैं अतलान के एक सौदागर की इकलौती बेटी हूँ। अंबर ने कुछ सोचकर कहा, अतलान? ये वो शहर तो नहीं जिसके बारे में कहा जाता है कि आज से 10,000 साल पहले समुद्र में गर्क हो गया था? ताशी ने आह भरकर कहा, हाँ, मैं उसी शहर की रहने वाली हूँ। मारिया ने ताज्जुब से कहा, तो क्या तुम 10,000 साल से जिंदा हो? ताशी ने अपने बालों को हाथ से पीछे किया और बोली, मैं 10,000 बरस से जिंदा हूँ, मगर मेरी ये जिंदगी मौत से बदतर है, क्योंकि मैं अपने माँ बाप और बहन भाइयों से जुदा हो गई हूँ। मेरी कहानी बड़ी दर्दनाक है। कहते हैं कि जिस मुकाम पर आजकल बहरे ओकियानूस ठाठे मारता है, वहां से आज से 20,000 साल पहले एक बहुत बड़ा बरआज़म आबाद था, जिसके जंगल दरख्त फूलों और फलों से लदे हुए थे। ये दुनिया की जन्नत कहा जाता था। हरे हरे खेत लहराते थे, गोदाम अनाज से भरे हुए थे, फल फूल सब्जियों की कमी नहीं थी। लोग आला पोशाक पहनते और ठाठ से जिंदगी गुजारते थे। यहाँ हर कोई खुशहाल था, ना कोई गरीब था ना अमीर। लोग दूर दूर से इल्म हासिल करने के लिए यहाँ आते थे। अतलान की सल्तनत जबराल्टर तक फैली हुई थी। दौलत की रेल पेल थी। इबादत गाहों के गुंबद और मीनार सोने चांदी के बने हुए थे। इमारतें और मकानात संगमरमर के थे। शाही महलात की शान देखने के लायक थी। कदीम यूनान के मशहूर फलसफी अफलातून ने भी इस गर्क शुदा बरआज़म अतलान का जिक्र किया है और एक मजमून में लिखा है कि उसने अपने दादा से सुना था कि बहरे ओकियानूस की जगह अटलांटा नाम का एक अजीम शान बरआज़म हुआ करता था, जो ज़ल्ज़ले की वजह से अचानक समुद्र में गर्क हो गया। जहां खुश्की थी वहां समुद्र आ गया और उस मुल्क का नामो निशान तक मिट गया। लाखों की आबादी का ये मुल्क आन की आन में गर्क हो गया। सिर्फ वो चंद एक लोग ही जिंदा बच सके
जो उस वक्त मुल्क से बाहर गए हुए थे। ये लोग बाद में मैक्सिको जाकर आबाद हो गए। कहा जाता है कि उन दिनों जनूबी अमेरिका के मुल्कों में जो कौम आजकल आबाद है उसका ताल्लुक ज्यादातर उसी गर्कशुदा बर्र-ए-आज़म इत्तलान से ही है। हम तारीखी तौर पर यह भी बता दें कि इस बर्र-ए-आज़म को अरबी में अदन, अंग्रेजी में ईडन, बर्बरी जुबान में अतलान, यूनानी में अटलांटा या अटलांटिस, मिस्री जुबान में एंटी और हिस्पानवी जुबान में अंटीला कहा जाता है। चुनाचे जिस समुद्र में यह गर्क हुआ था उसका नाम भी अटलांटिक ओशन यानी बहरे ओकियानूस पड़ गया। माहिरीन ने इस गर्कशुदा बर्र-ए-आज़म पर बहुत तहकीक की है और कई गोताखोर समुद्र के नीचे जाकर डूबे हुए बर्र-ए-आज़म के दारुल हुकूमत अटलांटिस या अतलान के खंडरों की तस्वीरें भी लाए हैं। ताशी जिस मुल्क के बारे में अंबर और मारिया को बता रही थी वो यही अटलांटिस का गर्कशुदा मुल्क था। ताशी कह रही थी, मैं अपने माँ बाप और बहन भाइयों के साथ मुल्क अटलांटिस के शहर अतलान में रहती थी। मेरा बाप सौदागर था, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। एक रोज हम शाम के वक्त अपनी कश्ती में सवार होकर समुद्र में सैर कर रहे थे। मेरे साथ मेरे माँ बाप, एक बहन और भाई भी कश्ती में सवार थे। मौसम बड़ा खुशगवार था। हम समुद्र में सैर करते करते काफी दूर निकल गए थे। जब वापस होने लगे तो अचानक आसमान पर काली घटाएं छा गईं और तेज तूफानी हवाएं चलने लगीं। मेरे वालिद और बड़े भाई ने हमें कैबिन में छुपा दिया और खुद कश्ती के पतवार संभाल लिए। मगर अब समुद्र में भयानक तूफान आ गया था। बड़े जोर की बारिश शुरू हो गई। हमारी कश्ती तिनके की तरह इधर उधर उछलने लगी। तूफानी मौजें हमारी कश्ती को ऊपर उछाल रही थीं। फिर हमें एक खौफनाक धमाके की आवाज सुनाई दी और हमारी कश्ती समुद्र में नीचे ही नीचे उतरती चली गई। हमारी कश्ती जैसे एक क़यामत खेज गर्दाब में फंसकर समुद्र की गहराइयों में चली जा रही थी। हम सब कैबिन में छुपे बैठे थे। कैबिन के दरवाजे खिड़कियां बंद थी मगर फिर भी उसके अंदर पानी आना शुरू हो गया। लेकिन हम ये देखकर हैरान हो गए कि समुद्र के पानी का रंग सुनहरी था। इसके साथ ही जैसे हमारी कश्ती समुद्र की तह में किसी चट्टान से टकराई और टुकड़े टुकड़े हो गई। हमने अपने आप को एक बहुत बड़े अहराम में पाया जहां पानी बिल्कुल नहीं था। हम सख्त परेशान थे कि समुद्र की तह में हम इस अहराम में कैसे आ गए। बहुत जल्द हमें ये मालूम हो गया कि यह अहराम हमारे ही मुल्क अतलान का मशहूर अहराम है जिसके अंदर बादशाहों के मकबरे थे। मेरे वालिद ने हमें एक जगह बिठा दिया और खुद एक बादशाह के मकबरे में अनाज और आग जलाने वाले पत्थरों की तलाश में दाखिल हो गया, क्योंकि उस जमाने में बादशाह की लाश के साथ खाने पीने का बहुत बड़ा जखीरा भी रख दिया जाता था और चकमाक के पत्थर भी जिससे आग सुलगाई जाती है। बहुत जल्द हमें अनाज का जखीरा मिल गया। मेरी वालदा ने आग जलाई, मैंने अनाज पीसा और रोटी पकाकर खाई। हमें कुछ पता नहीं था कि दिन था कि रात। मकबरे में एक रोगनी चिराग ना जाने कब से रोशन था। हमें हमारे अंदाजे के मुताबिक उस अहराम में रहते 2-3 रोज हो गए थे कि एक रात हम अहराम के फर्श पर सो रहे थे। मेरे माँ बाप और बहन भाई सो चुके थे। मैं जाग रही थी कि अचानक मुझे कुछ साए अपनी तरफ बढ़ते नजर आए। पहले तो मैं समझी कि ये मेरा वहम है, लेकिन साए करीब आए तो मैंने देखा कि उनके हाथों में कब्रें खोदने वाली कुदालें हैं। खौफ से मेरा जिस्म ठंडा हो गया, मेरा हलक खुश्क हो गया। मैं उसी तरह बेहिस पड़ी रही। सायों में से एक ने कहा, भाई इन सायों को दफन करने के लिए ले चलो। फिर उन्होंने मेरे सामने मेरे माँ बाप और बहन भाइयों के जिस्मों पर अपने हाथ रख दिए और उनके साए उनके जिस्मों से अलग हो गए। जहाँ मैं लेटी थी वहां अंधेरा था, उसी वजह से गोरकन सायों ने मुझे नहीं देखा था। मैं और पीछे खिसक गई। दहशत के मारे मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। गोरकन सायों ने मेरे माँ बाप और बहन भाई के सायों को जमीन पर गिरे हुए कपड़ों की तरह उठा लिया और उनके जिस्मों को वहीं रहने दिया। एकदम मेरे मुंह से चीख निकल गई। गोरकन सायों ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैं तेजी से उठी और अंधेरे में भाग उठी। मैं भागती चली गई। उस अहराम के तमाम खुफिया रास्तों का मुझे पता था। मैं एक गार में जाकर छुप गई। जब काफी देर हो गई और मुझे गोरकन सायों की आवाज भी सुनाई ना दी तो मैं गार से निकलकर उसी जगह आई जहां मेरे माँ बाप और बहन भाई सो रहे थे। वहां वो मौजूद नहीं थे। गोरकन सायों उनके जिस्मों को भी उठाकर ले गए थे। यहाँ रोगनी चिराग रोशन था। मैं अपने माँ बाप और बहन भाइयों की याद में रोने लगी। अचानक मैंने देखा कि चिराग की रोशनी में जहाँ मेरे जिस्म का साया पड़ना चाहिए था वहां मेरे जिस्म का साया नहीं पड़ रहा। मैंने घबराकर रोशनी के आगे अपना बाजू कर दिया। फर्श पर मेरे बाजू का साया भी नहीं पड़ रहा था। दहशत से मेरा बुरा हाल हो गया था। मैंने अपने आप को चिराग की रोशनी के आगे कर दिया। चिराग की रोशनी मेरे जिस्म पर पड़ रही थी मगर मेरा साया फर्श पर से गायब था। मैं वहीं सहम कर बैठ गई। गोरकन साए मेरा साया साथ ले गए थे। फरार होने की वजह से मेरा जिस्म उनसे बच गया था। मैं काफी देर तक अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाती रही। फिर उठकर सारे अहराम में अपने माँ बाप और बहन भाइयों को आवाजें देती रही।
मगर मुर्दा एहराम से किसी ने जवाब न दिया। एहराम से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था जो पत्थर की मजबूत दीवार से बंद था। मैंने अपने देवता एलोम को कई बार मदद के लिए पुकारा, मगर देवता भी शायद सो गए थे। कोई मेरी मदद को न आया। एक रोज मैं एहराम की दीवार के साथ सर लगाए बैठी थी कि दीवार में हरकत पैदा हुई। मैं डरकर परे हट गई। फिर एक खुश्क मगर दहशत तारी कर देने वाली आवाज बुलंद हुई। उसने मुझे मुखातिब करके कहा, ताशी, तू सायों के कब्रिस्तान से बच गई है मगर मुझसे नहीं बच सकेगी। मैं सायों के कब्रिस्तान का आसेब हूँ और मुझे तेरी जरूरत है। चल मेरे साथ चल। मैं चीख मारकर भागी, लेकिन जैसे किसी ने मुझे अपने लंबे लंबे बाजुओं में उठा लिया और मैं उसके बाजुओं में छोटी होती चली गई। उसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। जब होश आया तो देखा कि मैं एक गहरे कुएं में बंद हूँ। ये कुआं नहीं था बल्कि वो हांडी थी जिसमें से तुमने मुझे निकाला था। मुझे आसेब के कहकहे की आवाज सुनाई दी। आसेब ने कहा, ताशी, तेरे माँ बाप और बहन भाइयों के बुत मौत के महल के तय खाने में लगा दिए गए हैं। उनके साए मौत के कब्रिस्तान में दफन कर दिए गए हैं, मगर अब तू मेरे कब्जे में है और जब तक मेरा चिल्ला पूरा नहीं होता तो इसी हांडी में बंद रहेगी। इसके बाद जो कुछ हुआ तुम सब जानते हो। नाग यहाँ आया, मगर उसने आसेब की आवाज का पीछा करने की गलती की और दीवार की दूसरी तरफ चला गया और मौत की वादी में पहुंच गया। तुमने आसेबी आवाज के पीछे जाने की बजाय हांडी पर से कपड़ा नोच दिया और यूं तुम बच गए और तुमने मुझे भी हांडी से निकालकर बचा लिया। अंबर और मारिया बड़े गौर से ताशी की कहानी सुन रहे थे। जब ताशी ने अपनी गमनाक दास्तान खत्म की तो मारिया ने पूछा, इसका मतलब है कि सायों के कब्रिस्तान के आसेब ने नाग को भी वहीं पहुंचा दिया होगा जहां तुम्हारे माँ बाप और बहन भाई के बुत रखी हैं, यानी मौत के महल में। ताशी ने कहा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर नाग गोरकन सायों के चुंगल में फंस गया है तो फिर उसने उसके साय को भी दफन करके उसका बुत मौत के महल में रख दिया होगा। अगर वो बचकर निकल गया है तो मौत की वादी में खुदा जाने कहाँ भटक रहा होगा। अंबर फिक्रमंद था, कहने लगा, ताशी, हमें तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास पहुंचाना है और नाग को तलाश करना है, मगर हमें कुछ मालूम नहीं कि हम अपनी तलाश का काम कहाँ से शुरू करें। ताशी ने कहा, मेरे माँ बाप और बहन भाई के साए दफन कर दिए गए होंगे और जैसा कि गोरकुनों ने एहराम में कहा था, उनके बुत मौत के महल में रख दिए गए होंगे। उन्होंने मेरे साए को भी दफन कर दिया होगा। मैं चाहती हूँ कि हम नाग भाई का भी खोज लगाएं और मैं अपने माँ बाप के सायों को वापस हासिल करूं, मगर मुझे कुछ मालूम नहीं कि सायों का कब्रिस्तान और मौत की वादी कहाँ है। अंबर और मारिया गहरी सोच में थे। वो नाग की वजह से भी बहुत परेशान थे। अगर नाग को कुछ हो गया तो बड़ी बदकिस्मती की बात होगी। मारिया ने अंबर से कहा, ताशी का कहना है कि नाग सामने वाली दीवार के पार गया था और गुम हो गया। क्यों ना हम इस दीवार को तोड़ डालें। ताशी बोली, उधर अब कुछ नहीं होगा क्योंकि जिस आसेब ने मुझे इस हांडी में कैद किया था वो जा चुका है। शायद वो तुम दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता था। और अंबर ने हांडी के कपड़े को नोचकर आसेब को शिकस्त दे दी थी। फिर भी तुम दीवार को तोड़ सकते हो तो तोड़कर देख लो। अंबर दीवार के पास गया। उसने पूरी ताकत से पत्थर की दीवार को ठोकर मारी। दीवार दरमियान से टूट गई। उन्होंने दूसरी तरफ जाकर देखा। उधर सिवाय वीरान महल के सुनसान सहन के और कुछ नहीं था। अब वो मौत की वादी वहां नहीं थी जिसमें दाखिल होकर नाग गुम हो गया था। मारिया ने कहा, मेरे ख्याल में हमें इस आसेबी किले से बाहर निकलकर हालात पर सोच विचार करनी चाहिए। हो सकता है वीरान महल के बाहर हमें मौत की वादी का कोई रास्ता मिल जाए। ताशी बोली, मुझे उम्मीद नहीं है कि हमें यहाँ से कोई सुराग मिले। बहरहाल कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। रात ढल रही थी। थोड़ी देर में सुबह होने वाली थी कि अंबर, मारिया और ताशी वीरान महल के पुराने दरवाजे से निकलकर उस जगह दरख्तों में आ गए जहाँ उनका घोड़ा बंधा था। वो बैठ गए और दिन निकलने का इंतजार करने लगे। अंबर ने ताशी की तरफ देखकर कहा, ताशी, तुम 10,000 साल से जिंदा हो। अगर तुम्हें तुम्हारा साया मिल गया तो क्या फिर भी तुम जिंदा रह सकोगी? ये बड़ा अहम सवाल था, मगर ताशी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अंबर, मारिया ने अभी तक ताशी को ये नहीं बताया था कि वो भी हजारों सालों से जिंदा हैं। उन्होंने मारिया के बारे में सिर्फ इतना बताया था कि मारिया किसी तिलिस्म की वजह से गायब हो गई हुई है और नाग के पास जो तिलिस्म है उसकी मदद से वो अपनी शक्ल बदल लेता है। और अपने मुतल्लिक अंबर ने यही कहा कि मुझे एक बुजुर्ग की दवा से इतनी ताकत मिल गई है कि मैं बड़ी सी बड़ी चट्टान को भी अपनी जगह से उखाड़कर फेंक सकता हूँ। ताशी कहने लगी, अंबर भाई, मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे शुबा है कि जब हमारा शहर बारिश और समुद्री तूफान में धमाके के साथ समुद्र में गर्क हुआ था और हमारी कश्ती गर्दाब में फंसकर समुद्र की तह में चली गई थी, तो उस वक्त हमारे कैबन में जो सुनहरी पानी दाखिल हुआ था उसकी वजह से मैं और मेरे माँ बाप और बहन भाई जिंदा बच गए थे। हो सकता है अगर हमारे साए हमारे जिस्मों को वापस मिल गए तो हम फौरन ही मर जाएं, और ये भी हो सकता है कि फिर हम क़यामत तक जिंदा रहें। मारिया और अंबर खामोश बैठे ताशी की गुफ्तगू सुनते रहे। मारिया ने कहा, ताशी, तुम्हारा शहर अभी तक समुद्र के नीचे गर्क है,
क्या वहाँ से हमें मौत की वादी का कोई सुराग मिल सकता है? अंबर बोला। मारिया का ख्याल ठीक है, हो सकता है मौत की वादी का सेब समुद्र के नीचे गरक अतलान में वापस चला गया हो, उससे हमें मौत की वादी का पता चल सकता है। ताशी ने कहा, मौत का सेब तुम्हारे सामने नहीं आएगा, लेकिन एक ख्याल मुझे आया है। क्या? मारिया ने पूछा। ताशी कहने लगी, जिस रोज हमारा शहर समुद्र में गर्क हुआ, मुझे मालूम है कि उस रोज हमारा एक चचा अपनी बीवी बच्चों को साथ लेकर साथ वाले मुल्क मैक्सिको में गया हुआ था। वो जरूर गर्क होने से बच गया होगा। मुमकिन है आज भी उस मैक्सिको शहर में उसकी नस्ल के लोग जिंदा हों। अगर ये लोग हमें मिल जाते हैं तो मुमकिन है मौत की वादी का कुछ सुराग मिल जाए। मारिया ने पूछा, तुम्हारे चचा की नस्ल के लोगों को कैसे मौत की वादी का इल्म होगा? ताशी कहने लगी, मेरे चचा शहर का काहिन था और उसके पास बहुत से तिलिस्म और जायचे बने हुए थे, जिनकी मदद से वो आने वाले वाकयात और माजी में छुपे हुए हालात को देख लिया करता था। हो सकता है ये तिलिस्म और जायचों का इल्म सीना बसीना उसकी मैक्सिको में आबाद नस्ल के पास महफूज हो। इसके अलावा हमारे पास और कोई जरिया नहीं है। मारिया ने कहा, ठीक है, हम मैक्सिको चलकर पता कर लेते हैं, मुमकिन है वहां से हमें कुछ पता चल जाए। अंबर ने ताशी से पूछा, लेकिन तुम अपने चचा की नस्ल को कैसे पहचानोगी? इस वाक्य को तो 10,000 साल गुजर चुके हैं। ताशी ने कहा, हमारे खानदान के लोगों में एक खास बात सदियों से चली आती थी कि हर आदमी और मर्द की गर्दन के पीछे खंजर का निशान कुदरती तौर पर बना होता था। ऐसा निशान मेरी गर्दन के पीछे भी है। उस निशान की मदद से मैं अपने चचा की नस्ल के लोगों को पहचान लूंगी। अंबर ने कहा, ठीक है, हम आज ही यहाँ से मुल्क मैक्सिको की तरफ कूच कर जाएंगे। लेकिन ताशी, ये बताओ कि तुम्हें भूख लगती है, नींद आती है? हमें तो भूख भी नहीं लगती और नींद भी नहीं आती। मेरा मतलब है हम चाहे तो सो सकती हैं। ताशी बोली, अभी तक तो मुझे ना भूख महसूस हुई है ना प्यास। अगर ऐसी बात हुई तो मैं तुम्हें बता दूंगी। शायद ऐसा इसलिए है कि मुझसे मेरा साया बिछड़ गया है। मारिया कहने लगी, हमें मैक्सिको जाने के लिए अफ्रीका की किसी बंदरगाह से समुद्री जहाज में सफर करके बहुत बड़ा समुद्र अबूर करना होगा। अंबर ने कहा, यह समुद्र बहरे अटलांटिक है। यही वो समुद्र है ताशी जिसकी तह में तुम्हारा शहर आज से 10,000 बरस पहले गर्क हो गया था। बाद में इस समुद्र का नाम भी तुम्हारे मुल्क एटलांटिस के नाम पर बहरे अटलांटिक रख दिया गया। ताशी उदास आवाज में बोली, मुझे मेरा शहर बहुत याद आता है। हम बड़ी खुशी खुशी अपने शानदार मकान में जिंदगी बसर कर रहे थे और आज ये हालत है कि मेरे प्यारे बहन भाई और माँ बाप का कुछ पता नहीं। और ताशी आहिस्ता आहिस्ता रोने लगी। मारी और अंबर ने उसे हौसला दिया। अंबर ने कहा, ताशी बहन, अब हम भी तुम्हारे गम में शामिल हैं, क्योंकि एक हमारा भी भाई नाग तुम्हारे माँ बाप के साथ ही हमसे जुदा हो गया है। तुम फिक्र न करो, खुदा ने चाहा तो हम हिम्मत और हौसले से काम लेकर इस मुसीबत पर जरूर फतह हासिल कर लेंगे। यूं ही बातें करते करते बाकी की रात गुजर गई। दिन का उजाला चारों तरफ फैल गया। दिन की रोशनी में मारी और अंबर ने ताशी को गौर से देखा। वह बड़ी खूबसूरत और मासूम चेहरे वाली थी। उसकी आंखें स्याह और रंग गोरा था, बाल भूरे भूरे थे। उसने कदीम जमाने का लिबास पहन रखा था। अब सवाल ये पैदा हुआ कि दूसरा घोड़ा कहाँ से लाया जाए। अंबर ने यह तजवीज पेश की कि वो पैदल चलेगा और ताशी घोड़े पर बैठ जाए। शहर पहुंचकर वो एक नया घोड़ा खरीद लेंगे। चुनाचे ऐसा ही किया गया। जंगल वाले वीरान महल से लेकर एथोपिया के शहर तक पहुंचने में उन्हें सारी रात लग गई। रात उन्होंने एक सराय में बसर की। यहाँ उन्होंने एक नया घोड़ा खरीदा और अफ्रीका के बंदरगाही शहर की तरफ रवाना हो गए। ये सफर भी काफी लंबा था और 4 दिन के सफर के बाद वो बंदरगाह पर आ गए। यहाँ उन्होंने एक समुद्री जहाज पर सवार होकर मैक्सिको की तरफ का समुद्री सफर शुरू कर दिया। केटी थ्यूसोंग को जेब में डाले घोड़े पर सवार अफ्रीका की तरफ चली आ रही थी। जंगल उसके सामने था जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। केटी को कुछ मालूम नहीं था कि वो थ्यूसोंग को चमगादड़ की शक्ल से कैसे इंसानी शक्ल में लाएगी। वो अकेली भी थी। अगर अंबर नाग मारिया उसके पास होते तो उसे कुछ हौसला होता, वो उसकी मदद भी करते, मगर अब तो वो अकेली थी और थ्यूसोंग नन्हे से मुट्ठी भर के चमगादड़ की शक्ल में उसकी जेब में पड़ा था। वो खुद कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि चमगादड़ बनने के बाद उसमें यह खूबी पैदा हो गई थी कि वो जमीन के नीचे सैकड़ों मील की गहराइयों में देख सकता था। अफ्रीका के वीरान और कुशादा जंगल का इलाका शुरू हो गया। ये जंगल ऐसा था कि जंगली घास की झाड़ियां उगी थीं। टुंड मुंड दरख्तों के झुंड दूर दूर फासले पर खड़े थे। मैदान ऊंचा नीचा था। कहीं कहीं खड्डे और नाले भी थे। उन नालों में कहीं पानी बहता था और कहीं वो खुश्क पड़े थे। केटी का घोड़ा उस वीरान इलाके में चला जा रहा था। उसने थ्यूसोंग को जेब से निकालकर अपने कांधे पर बिठा लिया था ताकि उसे ताजा हवा लगती रहे। थ्यूसोंग छोटा सा चमगादड़ बना केटी के कांधे से चिमटा हुआ अपनी नन्ही नन्ही चूहे जैसी गोल से आंखों से जंगल के दरख्तों को तक रहा था। उसने अपनी बारीक आवाज में केटी के कान में कहा, केटी, क्या तुम्हें
अंबरनाग मारिया की खुशबू आ रही है। केटी ने सांस खींचा और कहा, नहीं थ्यूसोंग। थ्यूसोंग खामोश हो गया। केटी का घोड़ा जंगल के मैदान में चलता रहा। अभी तक उसे किसी तरफ से भी अंबरनाग मारिया की खुशबू नहीं आई थी। वो दिल में फिक्रमंद थी कि इतने बड़े अफ्रीका के मुल्क में वो अपने दोस्तों को कहाँ तलाश कर सकेगी। दिन गुजर रहा था, धूप ढलने लगी थी। अब अफ्रीका के उस इलाके का जंगल वाला मैदान खत्म हो गया और रेतली जमीन शुरू हो गई। थ्यूसोंग छोटे से चमगादड़ की शक्ल में उसके कांधे पर चुपचाप बैठा था। वो खुद भी अपनी हालत पर बड़ा परेशान था। उसने बारीक आवाज में केटी से कहा, केटी क्या तुम्हें यकीन है कि मैं फिर से इंसानी शक्ल में आ सकूंगा? केटी ने सांस भरकर कहा, क्यों नहीं थ्यूसोंग भाई, खुदा ने चाहा तो ये मुश्किल भी हल हो जाएगी। थ्यूसोंग ने रेतली जमीन की तरफ देखा और बोला, केटी मैं इस सहरा के नीचे दूर गहराई में एक दरिया को बहता देख रहा हूँ। केटी ने कहा, तुम्हारी इस ताकत का कोई फायदा नहीं थ्यूसोंग, काश ये ताकत तुम्हें इस चमगादड़ वाले जिस्म से निजात दिला सकती। थ्यूसोंग ने कहा, ना हम खलाई जहाज में दाखिल होते और ना हमें चमगादड़ की खलाई बला की मुसीबत पड़ती, मगर जो तकदीर में लिखा था वो होकर रहा। अब जंगल पीछे रह गया था और वो एक सहरा में आ गए थे जहां चारों तरफ रेत ही रेत थी। केटी ने तशवीश के साथ कहा, अगर यहाँ पानी ना मिला तो हमारा घोड़ा ज्यादा देर तक हमारा साथ न दे सकेगा। थ्यूसोंग ने जमीन की तरफ देखा और बोला, जमीन के अंदर तो एक दरिया बह रहा है मगर उसका हमें कोई फायदा नहीं। पानी सहरा के ऊपर मिलना चाहिए। केटी को ढलती धूप की रोशनी में दूर एक ऊंचा सा टीला दिखाई दिया। पहले तो वो उसे रेत का टीला समझी, मगर जब करीब आई तो मालूम हुआ कि वो एक काफी बड़ा एहराम किस्म का झोंपड़ा है जिसकी गोल तकोनी छत दरख्तों की छाल और शाखें डालकर बनाई गई थी। केटी ने कहा, इस वीराने में ये झोंपड़ी किसने बनाई है? थ्यूसोंग ने भी अपने नन्हे से चमगादड़ वाले जिस्म और छोटे से इंसानी चेहरे को उठाए केटी के कंधे पर बैठा उस झोंपड़ी को तकने लगा। यहाँ कोई इंसान नजर नहीं आता केटी। केटी घोड़े से उतर पड़ी। जब वो झोंपड़ी के पीछे आई तो ये देखकर खुश हुई कि वहां सूखी घास का एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा था और एक पानी से भरा हौज भी था। उसने घोड़े को घास खाने और पानी पीने के लिए छोड़ दिया और झोंपड़ी के अंदर आ गई। झोंपड़ी अंदर से बिल्कुल खाली थी। केटी ने कहा, घास के ढेर और पानी के हौज से तो ये मालूम होता है कि यहाँ कोई इंसान जरूर रहता है, मगर झोंपड़ी बिल्कुल खाली है। थ्यूसोंग बारीक आवाज में बोला, मुमकिन है यहाँ कभी कभी कोई आता हो या फिर ये झोंपड़ी किसी ने मुसाफिरों के लिए बनाई हो। हम यहाँ रात गुजार सकते हैं। झोंपड़ी के दरमियान में एक जगह से जमीन थोड़ी सी खुदी हुई थी और वहाँ ईंटों के चूल्हे पर एक खाली हांडी पड़ी थी। केटी ने हांडी को झुककर गौर से देखा और बोली, यहाँ कोई खाना पकाता रहा है मगर हांडी बिल्कुल खाली है। उसने थ्यूसोंग को कांधे से उतारकर वहीं एक ईंट पर बिठा दिया और खुद भी पास ही आलती पालती मारकर बैठ गई। सहरा में सूरज गरूब हो गया और थोड़ी देर बाद रात हो गई, मगर तारों की वजह से सहरा में हल्की हल्की रोशनी थी। केटी और थ्यूसोंग नींद से बेनियाज थे। घोड़ा पेट भरकर घास खाने और पानी पीने के बाद झोंपड़ी के बाहर मजे से खड़ा था। केटी झोंपड़ी के अंदर रेत पर बैठी थ्यूसोंग से अंबरनाग और मारिया के बारे में बातें कर रही थी। फिर उसने परेशान होकर कहा, थ्यूसोंग मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। काश तुम्हारा तिलिस्म किसी तरीके से टूट जाए और तुम फिर से इंसानी शक्ल में वापस आ जाओ। थ्यूसोंग ने बारीक आवाज में कहा, मैं खुद अपनी हालत पर परेशान हूँ मगर मजबूर हूँ। उसने अपना नन्हा सा इंसानी सर अपने चमगादड़ वाले परों में छुपा लिया। केटी भी लेट गई और उसने आंखें बंद कर ली। बाहर सहराई रेत खामोश थी। अचानक केटी को घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी। वो उठकर बैठ गई। फिर उसे घोड़ों के टापों की आवाजें आई। केटी ने थ्यूसोंग को ईंट पर से उठाकर अपनी जेब में रख लिया और ये कहती हुई झोंपड़ी से बाहर को भागी कि कोई आ रहा है। वो बाहर निकली ही थी कि उसने 3 घुड़सवारों को देखा जो घोड़े दौड़ाते केटी की तरफ बढ़ रहे थे। केटी तेजी से अपने घोड़े की तरफ दौड़ी। इतने में पीछे से एक तीर आया और उसकी कमर में पेवस्त हो गया। आधा तीर उसके सीने से आगे बाहर निकल आया था। केटी ने थ्यूसोंग से कहा, मुझे तीर लगा है थ्यूसोंग, मगर मैं ये जाहिर करूंगी कि मैं मर गई हूँ। तुम आवाज मत निकालना। मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये लोग कौन हैं। मैं तुम्हें बाहर निकालकर रेत में छुपा रही हूँ। केटी ने जल्दी से थ्यूसोंग को जेब में से निकाला, उसे रेत में छुपाया और वहीं गिर पड़ी। तीर अभी तक उसकी कमर में घुसा हुआ था। तीनों घुड़सवार घोड़े दौड़ाते उसके करीब आकर घोड़ों से उतर पड़े। ये तीनों शक्लो सूरत से कोई जुराइम पेशा लोग लग रहे थे। उनमें से एक के घोड़े पर एक लड़की रस्सियों से बंधी हुई पड़ी थी। एक घुड़सवार ने झुककर केटी को देखा, उसे हिलाया और बोला, ये मर गई है। अच्छा हुआ, हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई हमें देखे। झोंपड़ी के अंदर चलो, ये औरत मर चुकी है, शायद कोई मुसाफिर थी। तीनों घुड़सवार झोंपड़ी के अंदर आ गए। उन्होंने जो औरत रस्सियों से बंधी हुई थी उसे झोंपड़ी के फर्श पर डाल दिया। उसके मुंह पर से कपड़ा हटाया और कहा,
तुम आज की बाकी रात इसी जगह बसर करोगी। हम आगे जा रहे हैं, वापसी पर तुम्हें ले लेंगे। खबरदार यहाँ से भागने की कोशिश न करना, वैसे हम तुम्हारे हाथ पांव बांधे जाते हैं। उन्होंने औरत के दोनों हाथ और पांव रस्सी से बांध दिए ताकि वो चल न सके और फिर घोड़ों पर सवार होकर सहरा में एक तरफ चले गए। केटी रेत पर औंधे मुंह पड़ी थी। उसने गर्दन घुमाकर देखा। तीनों घुड़सवार रात के अंधेरे में एक तरफ घोड़े दौड़ाते चले जा रहे थे। जब वो नजरों से ओझल हो गए तो केटी ने हाथ पीछे ले जाकर अपनी कमर से तीर निकालकर रेत पर फेंक दिया और रेत में से थ्यूसोंग को निकालकर आहिस्ता से कहा, घुड़सवार चले गए हैं। उन्होंने झोंपड़ी में किसी औरत को छुपा दिया है। हमें उस औरत से मिलना होगा। थ्यूसोंग ने बारीक आवाज में कहा, वो मुझे देखकर डर जाएगी। तुम मुझे अपनी जेब में ही रखना। केटी ने थ्यूसोंग को जेब में रख लिया और झोंपड़ी में दाखिल हो गई। झोंपड़ी में हल्का हल्का अंधेरा था, मगर खुले दरवाजे में से सितारों की रोशनी अंदर आ रही थी। उसने एक औरत को देखा कि जिसके हाथ पांव रस्सी से बंधे थे और वह जमीन पर पड़ी थी। उस औरत ने केटी को अंदर आते देखा तो उठकर बैठ गई और घबराई हुई आवाज में बोली, तुम कौन हो? केटी उसके करीब आकर बोली, मैं भी तुम्हारी तरह एक औरत हूँ बहन, मगर तुम्हें ये लोग कहाँ से अगवा करके लाए हैं? उस औरत का रंग गोरा था और आवाज में कमजोरी और दहशत थी। कहने लगी, मगर तुम्हें तो उन्होंने तीर मारकर मार डाला था, फिर तुम कैसे जिंदा हो गई? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से तीर खाकर गिरते देखा था। केटी ने कहा, मेरी बहन, मैंने मरने का बहाना किया था, तीर मुझे नहीं लगा था। मैं ये मालूम करना चाहती थी कि ये लोग कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं। औरत बोली, मगर तुम यहाँ कैसे आ गई हो? ये तो बदरूहों का सहरा है। मैं तो तुम्हें भी कोई बदरू समझी थी। केटी ने कहा, मैं बदरू नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी तरह एक औरत हूँ। मैं सहरा में सफर कर रही थी कि रात को ये झोंपड़ा खाली देखकर यहाँ रुक गई। ठहरो, मैं तुम्हारी रस्सियां खोलती हूँ। औरत ने मायूसी से कहा, इसका कोई फायदा नहीं है मेरी बहन। उन लोगों के आदमी सहरा में चारों तरफ पहरे पर बैठे हैं। वो मेरे साथ तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी खातिर अपनी जान मुसीबत में न डालो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। केटी ने औरत की रस्सियां खोल दी और कहा, ये कैसे हो सकता है कि मैं एक औरत को मुसीबत में छोड़कर चली जाऊं? जो होगा देखा जाएगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और ये लोग तुम्हें किस लिए पकड़ कर लाए हैं? उस औरत ने कहा, मेरा नाम राजकुमारी दामनी है। मैं अफ्रीका के एक शहर के राजा की इकलौती बेटी हूँ। मैं सुबह सुबह दरिया पर सहेलियों के साथ स्नान करने आई थी कि इन लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। ये मुझे सारा दिन जंगलों में लिए फिरते रहे, आखिर यहाँ लाकर रख दिया। ये लोग डाकू हैं और मुझे देवी पर कुर्बान करना चाहते हैं। वो जंगल में कुर्बानी जलाने वाली खास लकड़ियां लेने गई हैं। केटी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये तुम्हें देवी पर कुर्बान करना चाहती हैं? राजकुमारी ने कहा, मुझे उनकी बातों से पता चला है। ये भी मालूम हुआ है कि इनके आदमी इस इलाके में फैले हुए हैं, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे लिए अपनी जान खतरे में न डालो, तुम मुझे नहीं बचा सकोगी। केटी ने कहा, राजकुमारी दामनी, मेरे साथ यहाँ से बाहर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास पहुंचा दूंगी। राजकुमारी ने हैरानी से केटी की तरफ देखा, फिर बोली, ये नामुमकिन है। वो लोग तुम्हें भी पकड़कर देवी पर कुर्बान कर देंगे। केटी ने कहा, तुम इन बातों को भूल जाओ, आओ मेरे साथ। इंसान को जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए, जिंदगी खुदा की नेमत है। केटी ने राजकुमारी को साथ लिया और झोंपड़े से बाहर आई। उसका घोड़ा अभी तक बाहर ही था। उसने राजकुमारी को घोड़े पर बिठाया, फिर खुद उसके साथ बैठी और घोड़े को एड़ लगा दी। थोड़ी देर में घोड़ा सहरा में दौड़ रहा था, मगर रेत की वजह से उसकी रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। थ्यूसोंग केटी की जेब में ही था। रास्ते में उसने राजकुमारी को अपना नाम बता दिया और कहा कि वो उसे उसके राजा बाप के पास पहुंचाकर फिर अपने सफर पर जाए। कोई 1 घंटा सहरा में सफर करने के बाद रेत का इलाका खत्म हो गया और फिर वही संगलाख मैदान शुरू हो गए। यहाँ अब अंधेरे में कहीं कहीं दरख्त भी नजर आने लगे थे, कहीं कहीं छोटे छोटे पथरीले टीले भी थे। केटी को महसूस हुआ कि उसे अपने घोड़े के टापों के अलावा कुछ और आवाज भी आ रही थी। उसने घूमकर पीछे देखा। उसे दूर घुड़सवार घोड़ा दौड़ाते अपने पीछे आते नजर आए। राजकुमारी ने जब उन्हें देखा तो घबरा कर बोली, केटी बहन, वो लोग आ गई हैं, वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे यहाँ उतार कर तुम अपनी जान बचाओ। केटी ने घोड़े की बाग ढीली छोड़ दी और कहा, राजकुमारी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इन दरिंदों के हवाले नहीं करूंगी। केटी बड़ी तेजी से घोड़े को सरपट दौड़ाती हुई छोटे छोटे टीलों के दरमियान से गुजर रही थी। उसे अपनी कोई फिक्र नहीं थी। खतरा यह था कि राजकुमारी पकड़ी गई तो वो जिंदा न बच सकेगी। केटी की निगाह टीले में जाते एक गार में पड़ी। उसको और कुछ ना सूझा और घोड़े को गार के अंदर डाल दिया। गार में अंधेरा था। घोड़ा अपने जोश में गार में आगे तक निकल गया। अचानक गार में कोई परिंदे फिड़फिड़ाते हुए उड़े और उन्होंने केटी और उसके घोड़े और राजकुमारी पर हमला कर दिया। ये खूंखार चमगादड़ें थी जो इंसानों और जानवरों का खून पीकर जिंदा रहती थीं। 2 इंसानों और एक घोड़े को गार में आते देखकर चमगादड़ों ने उनका खून पीने के लिए धावा बोल दिया था। केटी ने घोड़े पर से नीचे छलांग लगा दी। राजकुमारी भी उसके साथ ही गार की दीवार के साथ लग गई। चमगादड़ें शोर मचाती उनके जिस्मों से चिमटे रहने की कोशिश कर रही थी। केटी अपने आप को राजकुमारी को बचा रही थी कि उसे थ्यूसोंग की बारीक मगर सीटी जैसी तेज आवाज सुनाई दी। केटी, मुझे चमगादड़ की बू आ रही है, मुझे
बाहर निकालो। केटी ने जल्दी से थ्यूसोंग को जेब से बाहर निकाल दिया। थ्यूसोंग जो एक छोटा सा चिमगादड़ था मगर जिसका मुंह इंसान का था, जेब से निकलते ही फिड़फिड़ाकर हवा में उड़ा और उसने अपने हलक से इतनी जोर की सीटी की आवाज निकाली कि सारे चिमगादड़ पीछे हटकर दीवार की छत से जाकर चिमट गए। थ्यूसोंग चिमगादड़ को देखकर और उसकी तेज सीटी की आवाज में यह हुक्म सुनकर कि मैं चिमगादड़ों का देवता हूँ, खबरदार इन लोगों को हाथ न लगाना, वो सब डरकर छत के साथ जा लगे थे। राजकुमारी हैरान होकर केटी को देखने लगी। तुमने अपनी जेब से चिमगादड़ निकाल कर उड़ाया था केटी? केटी ने कहा, खामोशी से देखती रहो, सवाल मत करो। केटी और राजकुमारी छत को देख रही थीं, जहां सारे के सारे खूंखार चिमगादड़ उल्टा लटक गए थे। थ्यूसोंग चिमगादड़ उनके दरमियान फिजा में तेज तेज उड़ रहा था। थ्यूसोंग उन्हें उनकी आवाज में कह रहा था, ये मेरी दोस्त हैं, अगर किसी चिमगादड़ ने इनको हाथ लगाया तो मैं उसे वहीं हलाक कर दूंगा। चिमगादड़ डर गए थे क्योंकि वो पहली बार एक ऐसे चिमगादड़ को देख रहे थे जिसका मुंह इंसान का था। वो उसे चिमगादड़ों का देवता समझ बैठे थे। थ्यूसोंग ने कहा, मैं तुम्हारा देवता थ्यूसोंग चिमगादड़ हूँ और मेरे पीछे दुश्मन लगे हैं। थ्यूसोंग जानता था कि केटी के पीछे तीनों डाकू उसका ताकुब करते इसी तरफ चले आ रहे हैं। उसने खून पीने वाली चिमगादड़ों से कहा, 3 आदमी घोड़ों पर सवार गार की तरफ आ रहे हैं, वो तुम्हारे दुश्मन हैं, उनका गार में दाखिल होने से पहले सफाया कर दो। तमाम चिमगादड़ों ने ऊंची आवाज में कहा, ऐसा ही होगा हमारी देवता। थ्यूसोंग लपक कर केटी के पास आया। यहाँ रोशनी बहुत ही कम थी, इसलिए राजकुमारी अच्छी तरह से ये न देख सकी कि थ्यूसोंग का चेहरा इंसान का है। वो उसे कोई चिमगादड़ ही समझ रही थी। थ्यूसोंग ने केटी के पास जाकर कहा, केटी, ये खूनी चिमगादड़ तुम्हारे दुश्मन डाकुओं की खबर लेने जा रही हैं और इसके साथ ही चिमगादड़ों का गोल शोर मचाता सनसनीखेज आवाजें निकालता गार से फिड़फिड़ाता हुआ बाहर निकल गया। बाहर तीनों डाकू अभी अभी गार के पास पहुंचे थे। उन्होंने केटी को गार में दाखिल होते देख लिया था। जो ही वो घोड़ों से उतरकर गार में दाखिल होने के इरादे से आगे बढ़े, खूंखार चिमगादड़ें उन पर टूट पड़ी। डाकू ने तलवारें निकाल ली मगर चिमगादड़ों ने सबसे पहले उनकी आंखों पर हमला करके आंखें निकालकर बाहर फेंक दी। तीनों खूनी डाकू अंधे होकर इधर उधर भागने लगे। अब चिमगादड़ें उनके जिस्मों से चिमट गईं और अपनी थोथनी की लंबी सुइयां उनके जिस्मों में चुभो दी और तेजी से खून पीना शुरू कर दिया। एक एक डाकू को 50-60 चिमगादड़ें चिपटी हुई थीं। डाकू बौखलाकर इधर उधर भाग रहे थे मगर चिमगादड़ों ने 2 सेकंड के अंदर अंदर तीनों डाकुओं के जिस्म में से सारा खून निकालकर पी लिया। तीनों डाकू ठंडे मुर्दा होकर जमीन पर गिर पड़े। अब उनके घोड़ों की बारी थी। राजकुमारी केटी और चिमगादड़ थ्यूसोंग गार के बाहर आकर खड़े ये खूनी तमाशा देख रहे थे। चिमगादड़ें घोड़ों पर हमला करने लगी तो थ्यूसोंग ने सीटी की आवाज में उन्हें हुक्म दिया, सिर्फ 2 घोड़ों का खून पीना, एक को छोड़ देना। चिमगादड़ों ने थ्यूसोंग चिमगादड़ का हुक्म मानते हुए एक घोड़े को छोड़ दिया और बाकी घोड़ों से चिमट गईं। केटी ने लपक कर तीसरे घोड़े को पकड़ लिया और उसे गार में अपने घोड़े के पास पहुंचा दिया। राजकुमारी खौफजदा थी कि ये कैसी चिमगादड़ है कि जिसका चेहरा इंसानों जैसा है, मगर केटी ने उसे सवाल पूछने से मना कर दिया था। देखते देखते चिमगादड़ों ने घोड़ों का भी सारा खून पी लिया और वापस गार में चली गईं। घोड़े भी सर्द लाशें बनकर जमीन पर गिर गए थे। गार में आकर केटी ने राजकुमारी को बताया कि थ्यूसोंग चिमगादड़ नहीं है बल्कि उसका दोस्त है और इंसान है, मगर तिलिस्म की वजह से उसकी शक्ल इंसानों जैसी और जिस्म चिमगादड़ का बन गया है। राजकुमारी बेहद हैरान हुई। थ्यूसोंग ने राजकुमारी से अपनी बारीक आवाज में कहा, राजकुमारी तुम हैरान ना होना, मेरा तिलिस्म एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर थ्यूसोंग ने केटी से कहा, केटी मेरा मशवरा ये है कि हमें इसी वक्त यहाँ से निकल जाना चाहिए। हो सकता है इन डाकुओं के साथी इनकी तलाश में इधर आ जाएं। केटी ने इस मशवरे को कबूल किया और थोड़ी देर बाद केटी और राजकुमारी अलग अलग घोड़ों पर बैठे टीलों से निकलकर एक दरिया के किनारे सरपट घोड़े दौड़ाते चले जा रहे थे। आगे क्या हुआ ये जानिए सीरीज की अगली कहानी में।